आपने स्टॉकर्स की स्टोरीज तो सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी ऐसा साइकोटिक स्टॉकर सुना है जो एक मरमेड भी हो? और यही एग्जैक्ट चीज उस पोर प्रोटैगनिस्ट के साथ होती है, जिसकी लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है एक ऐसे क्रीचर की वजह से जिसे वो कभी अपना फ्रेंड मानता था। एक पास्ट की मेमोरी में एक वुमन प्रोटैगनिस्ट को सॉफ्टली हक करती है, जिस पर वो उसे गुड बाय कह रहा होता है। उस यंग मैन को उसके फेस पर उसका टच फील होता है और वो शांत हो जाता है। तभी उसे फील होता है कि वो कहीं डूब रहा है और वो अचानक से जाग जाता है, जिस पर वो जोर से चिल्ला देता है। ये सब एक नाइटमेयर होता है और वो वापस अपनी रियलिटी में आ जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक डॉक्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां एक वॉइस कहती है कि उसे आए हुए काफी टाइम हो चुका है। जिस पर डॉक्टर उससे पूछती है कि यूनिवर्सिटी में सब कैसा चल रहा है। फिर वो सजेस्ट करती है कि वो कॉन्वर्सेशन वहीं से कंटिन्यू करें जहां लास्ट टाइम छोड़ी थी, लेकिन रेन की वजह से वो कहती है कि आज की सेशन पेपर पर लिखी जाएगी। इसी मोमेंट पर डॉक्टर उससे उस फ्रेंड के बारे में और बताने को कहती है जिसका उसने पहले मेंशन किया था। जिस पर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि भले ही ये सुनने में क्रेजी लगे, लेकिन उसका पहला फ्रेंड एक मरमेड था। ऑफिस की वॉल पर लगी एक पेंटिंग देखकर उसे पास्ट याद आने लगता है। फ्लैशबैक में वो लड़का बीच पर दौड़ रहा होता है और चिल्लाकर कहता है कि उसके एक साथी को पकड़ लिया गया है। उसका फेस एक्साइटमेंट से भरा होता है और वो जानना चाहता है कि इस गेम में आगे क्या होने वाला है। वो छोटा सा लड़का सी के अंदर 3000 मीटर डीप तक पहुंच जाता है। स्माइल करते हुए वो डाइवर्स को वार्न करता है कि उसके लिए वरी ना करें, और फिर हाईशोंग सेफली उस केव तक पहुंचता है रॉकी एंट्रेंस को क्रॉस करते हुए। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस पर रुकता है, वो सडनली साइलेंट हो जाता है क्योंकि उसे हवा में कुछ स्ट्रेंज फील होता है। अचानक उसे अंदर से एक नॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहां कोई और भी है, क्योंकि उसे एक क्राइंग चाइल्ड की आवाज सुनाई देती है। वो हेजिटेट करता है, सोचता है कि वापस जाकर एडल्ट्स को बताए या नहीं, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो डार्कनेस के अंदर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है एक फ्यूनरल पर, जहां एक वुमन अपने हस्बैंड की डेथ पर रो रही होती है। एक कॉर्नर में प्रोटैगनिस्ट खुद भी रो रहा होता है क्योंकि वो उसका फादर होता है। फिर हम वापस केव में आते हैं, जहां हियोंग उस पर्सन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। शॉक में वो लाइट डालता है और देखता है कि एक मरमेड की टेल फिशिंग नेट में फंसी हुई है। ऊपर देखकर उसे एक क्राइंग गर्ल दिखाई देती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो एक मरमेड है। अचानक वो क्रीचर फेंट हो जाती है और ये देखकर लड़का पूरी तरह टेरिफाइड होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ओशन के एक ब्यूटीफुल डे में, जहां सन क्लियर वाटर पर शाइन कर रहा होता है। मरेमेड अब नेट से फ्री होकर वाटर की सरफेस पर आती है और कंफ्यूज्ड सी दिखती है। होंग पास की एक रॉक पर बैठा होता है, उसके हाथ में वही नेट होती है जिसने उसे ट्रैप किया था। उसे देखते हुए वो खुश होता है कि वो वॉकअप हो गई है और एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे अपनी शर्ट दी थी क्योंकि वो कोल्ड लग रही थी। फेस पर स्माइल के साथ वो पूछता है कि क्या वो सच में एक मरमेड है। वो कंफर्म करती है और वो एक्साइटमेंट में प्रॉमिस करता है कि वो सीक्रेट रखेगा और उसे अपना फ्रेंड बनने को कहता है। इसके बाद हायोंग लेट जाता है और पूछने की कोशिश करता है कि वो रो क्यों रही थी, लेकिन बीच में ही गिव अप कर देता है। फिर वो उसका नाम पूछता है, जिस पर मरीमेड कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है। यह सुनकर वो थॉट्सफुल हो जाता है। फिर वो युनहाई नाम सजेस्ट करता है और लड़की उसे रिपीट करती है। थोड़ा सरप्राइज्ड होकर वो एक्सप्लेन करता है कि इस नेम का मतलब सन और सी होता है, और आखिर में वो एग्री कर जाती है। हियोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है नाइस टू मीट यू। उसकी कंफ्यूजन देखकर वो कहता है कि बस मेरा हाथ पकड़ लो। वो हाथ मिलाते हैं और वो एक्सप्लेन करता है कि इससे वो अच्छे से गेट अलोंग कर पाएंगे। डॉक्टर पूछती है कि क्या वो उससे डरता नहीं था, जिसके जवाब में यंग मैन कहता है कि उसके आइलैंड पर उसकी उम्र का कोई और बच्चा नहीं था, इसलिए वो मरमेड फ्रेंड उसके लिए सबसे प्रेशियस पर्सन बन गई थी। उनके साथ बिताया गया टाइम उसके लिए बिल्कुल अनफॉरगेटेबल था। एक और मोमेंट में लड़का कहता है कि उसे इतनी नौजिया हो रही है कि उसे उल्टी आने वाली है। वो खाना थूक देता है, कंप्लेन करता है कि वो जो भी लाती है सब सॉल्टी होता है, उसकी स्वीटनेस के ऑपोजिट। ये सुनकर यून ही सैड हो जाती है और कहती है कि अगर वो ह्यूमन होती तो उसके लिए कुछ टेस्टी लेकर आती। ये सुनकर हाओंग डेस्परेट होकर कहता है कि वो ऐसा मत कहे, जिससे लड़की कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर वो रिवील करता है कि वो असल में मरमेड बनना चाहता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अच्छे से स्विम कर सके। वो कन्फेस करता है कि अपीयरेंस के ऑपोजिट उसे वाटर से डर लगता है। इस पर यूने उसे देखती है और पूछती है कि उसे सी में जाने से इतना डर क्यों लगता है, जिस पर वो बताता है कि उसके फादर की डेथ एक बोट एक्सीडेंट में हो गई
थी। सैड एक्सप्रेशन के साथ वो पूछता है कि अब उसका क्या होगा। मरमेड पूछती है कि अगर वो दोनों साथ में पानी में जाएं तो क्या वो फिर भी डरेगा। वो एज पर हेजिटेट करता है और पूछता है कि क्या वो उसे सेव करेगी, जिस पर मरमेड अश्योर करती है कि वो उसे ड्राउन नहीं होने देगी। हियोंग पानी में उतरता है और हेल्प ऑफर करने के बावजूद वो कहता है कि सब ठीक है, लेकिन अचानक कुछ उसे नीचे खींच लेता है, जैसे नीचे से हाथ पकड़ रहे हो। एक हॉरिबल मेमोरी उसके माइंड में आती है और वो पैनिक में चिल्लाता है कि उसे डर लग रहा है। शॉक में वो रियलिटी में लौटता है और पूरी डेस्परेशन के साथ मरमेड से चिपक जाता है। दोनों फेस टू फेस होते हैं और वो वरीड होकर पूछती है कि क्या वो ठीक फील कर रहा है। कांपते हुए लड़का कहता है कि प्लीज उसका हाथ पकड़ ले। उनके हाथ पानी के अंदर जुड़ते हैं और वो उसे सेफली फ्लोट करने में हेल्प करती है। फ्लोट करते वक्त वो डर जाता है, लेकिन यूनहाई उसका हाथ स्क्वीज करती है और अश्योर करती है कि सब ठीक है। कामली मरमेड उसे देखने को कहती है, उसका ध्यान फियर से हटाने की कोशिश करती है। फिर वो बताती है कि वो स्विम कर रहा है और उसने अपना डर ओवरकम कर लिया है। डीपेस्ट पार्ट में वो पूछती है कि क्या वो डरा हुआ है, लेकिन वो डिनाई करता है क्योंकि वो उसका हाथ पकड़े हुए है। मरमेड रिवील करती है कि उसका भी कोई फादर नहीं है और दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ है। प्रेजेंट में वापस आकर वो लिखता है कि उसकी मदर के हर्ट होने के बाद उसे अंकल के हाउस भेज दिया गया था। एक और मेमोरी में वो बीच पर गुड बाय कहता है और वार्न करता है कि शायद ये उनकी लास्ट मीटिंग हो। लड़का एक्सप्लेन करता है कि उसकी सोल में अब सी नहीं है और यूने उसे स्लिपरी रॉक से सावधान करती है। वो पास आने को एग्री करता है, लेकिन उसके फेस पर आने वाली फेयरवेल की सैडनेस साफ दिखती है। कांपती हुई आवाज में वो कहता है कि सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर वो अपना टॉय सबमरीन पानी में रख देता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो टॉय उसके लिए छोड़ रहा है और उसे जल्दी जाकर लेना चाहिए। 6 साल गुजर जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट अब हाई स्कूल में होता है, लेकिन उसे आज भी वो फेयरवेल याद आता है। बाथरूम में वो इरिटेटेड हो जाता है, सोचता है कि वो उसे भूल क्यों नहीं पा रहा है। फिर वो सिंक के पास जाता है और अपने हाथ धोने लगता है ताकि अपना दिमाग कूल कर सके। वो अपने फेस पर पानी डालता है, होपिंग कि मेमोरीज हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन अचानक कोस्टली हैंड्स सिंक के अंदर से उसे पकड़ लेते हैं और वो टेरिफाइड हो जाता है। वो डेस्परेशन में स्क्रीम करता है और उस चीज से उसे छोड़ने को कहता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। डार्कनेस से एक फिगर बाहर आती है और वो शॉक में अपना नाम सुनता है। सॉफ्ट टच के साथ वो पर्सन उससे कहती है कि पुराने दिनों की तरह उसका हाथ पकड़ ले। टेरिफाइड होकर उस टच की मेमोरी उसे याद दिलाती है जब वो मरमेड का हाथ पकड़ा करता था। वो जो देख रहा होता है उस पर उसे बिलीव नहीं होता और वो धीरे से उसका नाम विस्पर करता है। सोचता है क्या वो यूनहे है। तभी उसके हाथ खींचे जाते हैं और यूनहे खुद पानी से बाहर निकलकर उसके सामने आ जाती है। वो उसे कसकर हक करती है और कहती है कि इतने सालों में उसने उसे बहुत मिस किया है। अब दोनों बाथरूम में एक दूसरे के सामने होते हैं और वो सॉफ्ट टोन में उसका नाम लेती है। आंखों में आंसुओं के साथ वो पूछती है कि वो रो क्यों रहा है और क्या उसने उसे सैड कर दिया है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट बस इतना ही कहता है, नहीं। फिर भी वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि वो सच में उसके सिंक में मौजूद है। एक स्माइल के साथ वो एक्सप्लेन करता है कि वो खुशी से रो रहा है क्योंकि आखिरकार वो उसे फिर से देख पा रहा है। फिर वो बाथटब के पास बैठता है और पूछता है कि क्या वो उसे कुछ बताने वाली नहीं है। लड़का थोड़ा पास आता है और जानना चाहता है कि आखिर वो वहां तक पहुंची कैसे, जिस पर वो फिर वही रिपीट करती है कि वो बस इसलिए आई है क्योंकि वो इतने समय से उसे बहुत मिस कर रही थी। यह सुनकर वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है और कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वो पहले भी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करती थी। इसके बाद वो पूछता है कि क्या अब वो उसे हर जगह देख पाएगा, जिस पर यूनही यस कहती है और पानी में गायब हो जाती है, जिससे वो शॉक हो जाता है। डर के मारे वो एम्प्टी बाथटब को देखकर उसे बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक पीछे से उसके चीक पर एक कोल्ड टच फील होता है। मेरामिड अचानक सामने आ जाती है और उसका चीक पिंच करती है और फिर से कहती है कि वो कहीं भी जा सकती है। यह देखकर वो स्टार्टल्ड हो जाता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो फिर से चली गई है। इसी बीच डोर पर एक जोर की नॉक होती है, जिससे उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है। बाहर से एक आवाज आती है जिस पर वो यूनी से कहता है कि वो कल सेम टाइम पर मिले। काउंटडाउन खत्म होते ही बाहर खड़ी वुमन उसे जोर से स्लैप कर देती है। जाते जाते वो चिल्लाती है कि इतनी देर बाथरूम में रहने के बजाय वही रहने लग जाए। इसके बाद वो अपने रूम में वापस आता है और गहरी सोच में लेट जाता है। तभी उसकी छोटी सिस्टर क्वाइटली उसे बुलाती है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने स्क्रीम सुनी थी, जिस पर वो कहता है कि कुछ सीरियस नहीं था। दोनों अलग अलग बेड्स पर सोते हैं, जिनके बीच में बस एक सिंपल कर्टन होती है। वो मन ही मन कहता है कि काश उनकी आंट गायब हो जाए, लेकिन फिर सोचता है कि बस थोड़ा और एंड्योर करना है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पहले वो होपलेस फील करता था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा है। हल्की सी स्माइल के साथ उसे रियलाइज होता है कि जिन दिनों का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ चुके हैं। इसके बाद
सीन शिफ्ट होता है टीचर रूम में, जहां एक टीचर उससे पूछता है कि दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। टीचर कनेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि उसने भी अपने फादर को खोया है और पूछता है कि क्या वो अनमोटिवेटेड फील करता है। रूम से बाहर निकलते हुए वो इसी बारे में सोचता रहता है। तभी कुछ क्लासमेट्स उसे बुलाते हैं। हॉलवे में उसके दो फ्रेंड्स आते हैं। एक सॉकर खेलने की बात करता है और दूसरा कैफेटेरिया जाने की। फ्रेंड्स के साथ चलते हुए वो सॉकर गेम पर लगी एक पेट के बारे में बात करते हैं। तभी अचानक दो गर्ल्स सामने आती है, जिनमें से पिंक हेयर वाली उसे ग्रीट करती है। यह सुनकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि वो उसे जानती है। वो कहती है कि वो हैंडसम होने की वजह से फेमस है। उसके फ्रेंड्स उसे हग करते हैं और ग्रुप उसे अप्रैल 28 को होने वाले एक वीआईपी इवेंट के लिए इनवाइट करता है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि क्या उसी डेट पर स्कूल एग्जाम्स नहीं है, जिस पर फ्रेंड्स कहते हैं कि वरी मत कर, वो ऑलरेडी क्लास में सेकंड बेस्ट है। इसके बाद वो पोलाइटली इनविटेशन रिफ्यूज कर देता है, उन्हें थैंक्स कहता है और बताता है कि वो नहीं आ पाएगा। फ्रेंड्स गुड बाय कहकर हॉलवे में चले जाते हैं और दोनों गर्ल्स वहीं रह जाती है। फ्रेंड यूनल से कहती है कि वो एक नाइस गाय है और दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। डिटर्मिन्ड होकर यूनल कहती है कि प्लान को 29वें पर शिफ्ट कर दो। फ्रेंड अग्री करती है और कहती है कि वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगी। क्लासमेट्स के बीच प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि किसी वजह से लोग हमेशा उसे बहुत मैच्योर समझते आए हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी मदर को प्राउड फील कराना चाहता था, जो मुश्किल से सरवाइव कर पा रही थी। उसे सिर्फ अपनी मदर की चिंता थी, जो हॉस्पिटल बेड पर बीमार पड़ी थी। तभी एक मोमेंट में उसका अंकल सामने आता है और उसे अपने घर रहने का इनविटेशन देता है। सीन में आंट के साथ आर्ग्यूमेंट दिखता है, जहां वो गुस्से में चिल्लाती है कि वो कोई डे केयर नहीं चला रही। डर के मारे दोनों सिबलिंग्स छिप जाते हैं। फिर कपल डरावनी नजरों से उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें उसे आंट बुलाने का ऑर्डर देते हैं। नई आंट क्रूअल साबित होती है, जो छोटी सिस्टर को जबरदस्ती खाना खिलाती है जबकि उसका पेट भर चुका होता है। वो चॉपस्टिक से लड़की के सिर पर मारती है, जिससे बच्ची दर्द में स्क्रीम करती है। ब्रदर उसे हक करता है और कहता है प्लीज मत रो, आवाज दबाने की कोशिश करता है। आंट उन्हें धमकाती है कि अगर चुप नहीं रहे तो घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन छोटी लड़की सह नहीं पाती और रोने लगती है और वुमन उसके दर्द का मजाक उड़ाती है। आंट लड़के को मारना शुरू कर देती है और वो अपनी सिस्टर को बहाने के लिए खुद को कर्ल कर लेता है। अंकल बस इतना कहता है कि उससे माफी मांग लो और उसे गुस्सा मत दिलाओ, कोई हेल्प नहीं करता। इतने प्रेशर में लड़का खुद को पागल होता हुआ फील करता है। चाहे वो कितना भी एंड्योर करे या पढ़ाई करे, कुछ भी बेहतर नहीं होता। वो यहाँ तक सोच लेता है कि सब कुछ छोड़कर अपने डेड फादर के पास चला जाए, लेकिन उन्हीं मोमेंट्स में यूने उससे मिलने आती है, उससे बात करती है और उसे सपोर्ट देती है। प्रेजेंट में वापस आकर वो यूनेहे को सब कुछ के लिए थैंक्स कहता है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी लाइफ मिजरेबल थी और वो उसे हर दिन देखना चाहता था। मरमेड रिप्लाई करती है कि वो भी सेम फील करती थी, जिससे लड़का सरप्राइज्ड हो जाता है। वो कहती है कि अगर वो केव में नहीं गया होता तो आज वो जो है वो नहीं होती और उसकी लाइफ चेंज हो गई होती। वो इमोशनल हो जाता है और याद करता है कि उन्हें मिले कितना समय हो चुका है। यूनी पूछती है कि जो वुमन उस पर चिल्ला रही थी, क्या वही उसकी मिजरेबल लाइफ की वजह है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन मेन रीजन वही है। लड़का प्रॉमिस करता है कि जैसे ही वो एडल्ट बनेगा वो घर छोड़ देगा ताकि वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। जिस पर मर्मेड पूछती है कि अगर आंट आसपास न हो तो क्या वो ज्यादा हैप्पी रहेगा। वो थोड़ी देर सोचता है और ऑनेस्टली कहता है कि हाँ, तब सब बहुत बेहतर होगा। भले ही अजीब लगे, वो कन्फेस करता है कि उसने कई बार विश की है कि उसकी आंट गायब हो जाए। उसे डर लगता है कि कहीं वो उसे स्ट्रेंज न समझ ले, लेकिन युन हाय बस ध्यान से सुनती रहती है। हल्की सी स्माइल के साथ वो बस इतना कहती है कि उसे मैसेज समझ आ गया है और फिर सी में डाइव कर जाती है। अगली मॉर्निंग उसकी सिस्टर पूछती है कि वो कल रात किचन में किससे बात कर रहा था। वो उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है और कहता है कि फोन रख दे ताकि वो साथ में खा सके। खाते वक्त सिस्टर कहती है कि आंट थोड़ी देर पहले बाहर गई थी और सोचती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि शायद वो ड्रिंक कर रही होगी और उन्हें उसके वापस आने से पहले इस पीस को एंजॉय करना चाहिए। उस रात बाद में एक नॉइस से उसकी नींद टूट जाती है और उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। वो अपना सिर ढक लेता है और सोचता है कि आंट जब स्ट्रेस्ड होती है तो इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों करती है। थोड़ी देर बाद नॉइज रुक जाता है और वो सोचता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसी लाइफ क्यों चूज करती है। रूम से बाहर निकलते हुए वो देखता है कि पूरा हाउस मैसी पड़ा है और सोचता है कि आंट ने ऐसा क्यों छोड़ा। बाथरूम में जाकर वो नोटिस करता है कि बाथटब अभी तक एम्प्टी नहीं हुआ है। एक स्ट्रेंज
स्ट्रेंज फीलिंग के साथ वो बाथटब के पास जाता है और अंदर झांकता है। वो ड्रेन में रेड हेयर के स्ट्रैंड्स देखता है और उसे याद आता है कि उसने कल ही बाथटब साफ किया था। प्रोटैगनिस्ट शू कैबिनेट के पास जाता है और कंफर्म करता है कि आंट सच में बाहर नहीं गई थी। एक इमेज में आंट को ओशन में डूबते हुए दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि उसके साथ कुछ टेरेबल हुआ है। सीन चेंज होता है और यूनी सुझाव करती है कि वो आइलैंड चलें। लड़का हैरान हो जाता है जब वो कहती है कि उसे रिलैक्स करने की जरूरत है। वो आर्ग्यू करता है कि उसके पास ना टाइम है और ना मनी, लेकिन मरमेड कहती है कि उसके पास दोनों है। वो रिवील करती है कि वो बाथटब के पानी को सी से कनेक्ट कर सकती है। वो पूछता है कि क्या वो भी उस कनेक्शन से जा सकता है, जिस पर वो कंफर्म करती है कि हाँ। लड़का कुछ देर साइलेंट रहता है, किसी बात के बारे में सोचता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसने उसकी आंट को कहीं देखा है, क्योंकि वो काफी समय से वापस नहीं आई है। यूने रिप्लाई करती है कि नहीं, और एक्सप्लेन करती है कि वो सिर्फ तब अपीयर होती है जब वो उसे बुलाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो तभी बाहर आ सकती है जब वो उसके पास होता है, जिससे उसका गिल्ट क्लियर हो जाता है। राहत की एक लंबी सांस लेते हुए प्रोटैगनिस्ट ऊपर वाले का थैंक करता है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। अचानक डोर पर जोर जोर से नॉक्स होते हैं जो दोनों को डरा देते हैं, जिस पर वो इंटरकॉम देखने चला जाता है। सामने एक स्ट्रेंज और इंटिमिडेटिंग आदमी दिखाई देता है जो पूछता है कि किम मायोंग कहाँ है, जो उसकी आंट है। लड़का कहता है कि उसे नहीं पता और बताता है कि वो सिर्फ उसका न्यूफ्यू है। इरिटेटेड होकर वो आदमी कहता है कि उसने उसका पैसा चुराया है और पूछता है कि वो कब तक छिपी रहेगी। होंग डोर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उसे ब्लॉक कर देता है और चिल्लाता है कि उसकी बात अब भी खत्म नहीं हुई है। वो लोन शार्क उसे थ्रेट करता है और कहता है कि अगर उसे जीना है तो 28वीं तक अपनी आंट को ढूंढ ले। जाते जाते वो वार्निंग देता है कि पुलिस को कॉल करने के बारे में सोचना भी मत। डेडलाइन आ जाती है, लेकिन वो अपनी आंट से कांटेक्ट नहीं कर पाता और वो अब भी मिसिंग रहती है। इसके बाद सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहां एग्जाम के बाद एक क्लासमेट उससे उसका टेस्ट देखने को कहता है। उसके फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं और वरीड होकर पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। उनमें से एक उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि गर्ल्स ने मीटिंग उसके लिए पोस्टपोन कर दी है, लेकिन डेस्परेट लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट उनसे कहता है कि आज ही रेस्टोरेंट चलते हैं। ग्रुप स्कूल से बाहर निकलता है और एक फ्रेंड कहता है कि उसने टैक्सी ऑलरेडी कॉल कर ली है। रास्ते में वो दूर से लोन शार्क्स को देखता है और रियलाइज करता है कि वो उसका पीछा करते हुए स्कूल तक आ गए हैं। टेरिफाइड होकर वो अपने फ्रेंड्स के बीच मिक्स हो जाता है। तभी एक फ्रेंड कहता है कि टैक्सी 2 मिनट में आ जाएगी। एक थग पीछे मुड़कर बॉस को कॉल करता है, जो डिसडेनफुल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है। क्राउड में वो प्रोटैगनिस्ट को स्पॉट कर लेते हैं, उसकी ग्रीन बैकपैक से उसे पहचान लेते हैं। लोन शार्क्स उसे एक डार्क एली में कॉर्नर कर लेते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे लगा छिप सकता है, लेकिन वो गलती से किसी और लड़के को पकड़ लेते हैं, जिसे समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। दोनों आदमी इंटिमिडेटिंग नजरों से उस स्टूडेंट को देखते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है। टैक्सी के अंदर प्रोटैगनिस्ट को नोजिया फील होती है और उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो अपना मुंह कसकर पकड़ लेता है ताकि कार के अंदर उल्टी न करते। रेस्टोरेंट पहुंचकर फ्रेंड्स वंडर करते हैं कि गर्ल्स आने में इतना टाइम क्यों ले रही है। एक फ्रेंड उसकी टेंशन नोटिस करता है और पूछता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ सॉरी बोल देता है। दूसरा फ्रेंड इंसिट करता है और पूछता है कि घर पर सब ठीक है या नहीं, जिस पर वो बस यस कहता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो एक बहुत जरूरी बात भूल गया है। जल्दी में वो अपने फ्रेंड से उसका फोन मांगता है और बाथरूम की तरफ भागता है। कॉल करते हुए वो खुद को ब्लेम करता है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। डेस्परेट होकर वो फोन में चिल्लाता है और पूछता है कि उसकी सिस्टर गिबिन इस वक्त कहाँ है। वो बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, जिस पर वो उसे घर आने से मना कर देता है और कहता है कि वही रुककर सो जाए। वो जोर से कहता है कि बस उसकी बात मान ले, जबकि उसकी सिस्टर पूछती है कि वो इतना अर्जेंट क्यों हो रहा है। फोन के दूसरी तरफ से उसे उसकी फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है, जो अग्री करती है कि वो उसे अपने यहाँ रोक लेगी, जिस पर वो राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सिस्टर को उसकी फ्रेंड के घर छोड़ देता है, ट्रबल के लिए सॉरी कहता है और गुड बाय बोलता है। प्रोटैगनिस्ट उसे बिहेव करने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट डे फोन वापस कर देगा। सिस्टर का फोन हाथ में लेकर वो पुलिस नंबर डायल करने लगता है और एक डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि वो घर को खाली नहीं छोड़ सकता और जैसे ही वो बाहर निकलेगा कॉल कर देगा। डिटर्मिन्ड होकर वो स्टेयर्स चढ़ता है और खुद से कहता है कि अब इसे खत्म करना होगा। फ्लोर पर पहुंचकर वो झांकता है और देखता है कि हॉलवे में कोई नहीं है। सेफ समझकर वो डोर की तरफ बढ़ता है, अंदर से कुछ सामान लेने की प्लानिंग करता है, लेकिन डोर खोलते ही वो लोन शार्क के सामने आ जाता है, जो सिनिस्टर स्माइल के साथ उसे ग्रीट करता है। आदमी गुस्से में उसे घूरता है और पूछता है कि क्या उसे लगा वो भाग सकता है। कांपते हुए लड़का पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ से बटन ठीक से प्रेस भी नहीं होता। इससे पहले कि वो कॉल कर पाए, थग उसका फोन छीन लेता है और कॉल कट कर देता है। लोन शार्क्स उसे अपार्टमेंट के अंदर फेंक देते हैं और कहते हैं कि वर्स्ट के
लिए रेडी रहे। बॉस उसे पकड़कर कहता है कि टाइम पर आंट को न ढूंढ पाने की सजा मिलेगी। डेस्परेट एक्ट में वो थक को मारता है और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है। प्रोटैगनिस्ट बाथरूम की तरफ भागता है, लेकिन लोन शार्क्स उसे कॉर्नर कर लेते हैं और डोर बंद कर देते हैं। उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता और वो सोचता है कि इस सिचुएशन से कैसे बचे। आदमी डोर पर जोर जोर से मारते हैं और लड़का डर से कांपने लगता है, समझ नहीं आता क्या करे। वो डोर तोड़ देते हैं और उसे फ्लोर पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि वो बस उसे थोड़ा डराना चाहते थे। थक कहता है कि टूल्स उस पर यूज करना वेस्ट होगा क्योंकि वो आंट के लिए थे। फिर लोन शार्क उसे दो ऑप्शंस देता है, या तो शावर होस से मारा जाए या फिर बाकी टूल्स से। वो ठंडी नजरों से देखता है, जिससे साफ होता है कि दूसरा ऑप्शन बहुत वर्स होगा। बिना ज्यादा सोचे लड़का शावर होस वाला ऑप्शन चुन लेता है। बॉस अग्री करता है और मारने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक शावर होस थक के हाथ में लिपट जाती है और उसे बाथटब के अंदर खींच लेती है। बॉस चिल्लाकर उसे उठने को कहता है। सीन देखकर एम्बैरेस्ड होता है। आदमी चिल्लाता है कि बाथटब के अंदर से कुछ उसे खींच रहा है, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता। पानी हिलने लगता है और प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड यह देखकर पैनिक कर जाता है। आदमी एम्प्लॉई का नाम चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी अंदर खींच लिया जाता है। प्रोटैगनिस्ट हक्का बक्का रह जाता है और डिसबिलीफ में पीछे देखता है कि अभी क्या हुआ। तभी बाथटब में यून हाई दिखाई देती है और रिवील होता है कि उसी ने उसे लोन शार्क्स से बचाया था। सीन में दिखता है कि वो दोनों आदमियों की बॉडीज को ओशन की गहराइयों में खींच ले जाती है। कोल्ड लुक के साथ मरीमेड उसे देखती है। उसके बाल अभी भी गीले होते हैं। इसके बाद सीन डॉक्टर के ऑफिस में लौटता है, जहां डॉक्टर पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। वो एक्सप्लेन करता है कि पुलिस आई थी और पूरी सिचुएशन हैंडल कर ली थी। लड़का खड़ा होकर कहता है कि थेरेपी यूजलेस है और बस अपनी मेडिकेशन मांगता है। रिसेप्शन पर वो फी पे करता है और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने से मना कर देता है। लेकिन बाहर निकलते हुए स्टेयर्स पर चलते चलते वो गिर जाता है और अपने सिर को पकड़कर रोने लगता है। फ्लैशबैक में उस रात यूनही उसे हक करती है जब वो डिस्पेयर में रो रहा होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने दो लोगों को मार दिया है और गिल्ट फील करता है, लेकिन वो कोल्डली उसे करेक्ट करती है और कहती है कि ये उसने नहीं बल्कि उसी ने किया था। वो एक्सप्लेन करती है कि कोई कभी नहीं जानेगा क्योंकि उसने बॉडीज छुपा दी है और कोई मरमेड्स पर बिलीव नहीं करता। डर के मारे वो पीछे हटता है और पूछता है कि इतना सब होने के बाद भी वो इतनी काम कैसे रह सकती है। यूनी कहती है कि उन्होंने उसे टॉर्मेंट किया था और ऐसे लोगों को हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसकी लॉजिक पर सवाल करता है और पूछता है कि अगर कभी उसने उसे टॉर्मेंट किया तो क्या वो उसे भी मार देगी, जिस पर वो टेंडरली उसे देखती है और कहती है कि उसका एग्जिस्टेंस ही उसकी हैप्पीनेस की वजह है। लड़का उसकी रिएक्शन समझ नहीं पाता और सोचता है कि यूनी इतनी बदल कैसे गई, जिस पर वो कहती है कि बदल वो गया है और उसकी पर्सनालिटी अब पहले जैसी नहीं रही। वो पैनिक करने लगता है, खुद को हेल्पलेस फील करता है और उस सिचुएशन से भागना चाहता है। एक हफ्ते बाद वो स्कूल से अपने फ्रेंड्स के साथ निकलता है, जहां एक टेस्ट को डिफिकल्ट बता रहा होता है। एक लड़का दूसरे से कहता है कि अगर कोई सुन ले तो लगेगा कि इसने सच में पढ़ाई की थी। फ्रेंड उसका हाथ प्रोटैगनिस्ट की गर्दन पर रखता है और पूछता है कि वो इतना डिस्टेंट क्यों हो गया है। प्रोटैगनिस्ट बस स्माइल करता है और उसके फ्रेंड्स को यह अजीब लगता है। फ्रेंड से घिरा होने के बावजूद वो सड़क पर चलता है और खुद को पूरी दुनिया में अकेला फील करता है। अपने मन में वो डिसाइड करता है कि अब वो युन हाई से दोबारा नहीं मिल सकता क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक ह्यूमन है और उसे अपनी नई लाइफ के हिसाब से अडेप्ट करना है और अब वो उसे फिर से नहीं देख सकता। टूटे हुए दिल के साथ वो उससे कहता है कि वो अपनी खुशी कहीं और ढूंढ ले। लड़का वहां से चला जाता है और उसे बाथटब में अकेला छोड़ देता है। उसके फेस पर गहरी सैडनेस होती है। सीन खत्म होता है जब वो अपने फ्रेंड्स को गुड बाय कहता है और अपने घर के डोर तक पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है एक आवाज उसे ग्रीट करती है और वो अपने अंकल को दो स्ट्रेंज आदमियों के साथ देखता है। अंकल उसे अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन वो दोनों आदमी उसे थोड़ी बात करने के लिए बुलाते हैं। वो डर जाता है, लेकिन उनमें से एक कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर्स है और बस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लिविंग रूम में उनके साथ बैठने पर ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी आंट की डेथ हो गई है। ये सुनकर लड़का राहत महसूस करता है, सोचता है कि अब वो लोन शार्क के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। एक ऑफिसर को उसकी लैक ऑफ रिएक्शन अजीब लगती है और वो पूछता है कि क्या उसे पहले से पता था। वो पैनिक कर जाता है, खुद को ब्लेम करता है कि वो किसी की डेथ पर रिलीव्ड कैसे फील कर सकता है। लेकिन उसका अंकल उसे डिफेंड करता है और कहता है कि वो औरत एक पैरासाइट थी जिसने सारा पैसा उड़ा दिया। लड़का समझ नहीं पाता कि उसका अंकल, जिसने कभी उसकी मदद नहीं की, आज उसका साइड क्यों ले रहा है। उसकी आंट पर लोन शार्क्स इसलिए लगे थे क्योंकि उस पर डेट्स थे। फ्लैशबैक में दिखता है कि आंट को एक थ्रेटनिंग कॉल आता है जिसमें उसे बार बार कॉल करना बंद करने को कहा जाता है। उसी वजह से अंकल कुछ हफ्तों तक उससे कांटेक्ट तोड़ देता है जब तक उसे एक फोन कॉल नहीं आता। कॉल पर उसे पता चलता है कि वो किसी और वुमन
वुमन के साथ थी और वो गुस्से से एक्सप्लोड हो जाता है। नफरत में डूबी हुई आंट रिवेंज भरी नजरों के साथ सबको मारने की कसम खाती है। उस रेनी नाइट आंट एक टैक्सी लेती है और ड्राइवर उससे डेस्टिनेशन पूछता है। वो कहती है कि उसे बोन जाना है, जिस पर ड्राइवर वार्न करता है कि उस टाइम पर फेयर बहुत एक्सपेंसिव होगा। रियर व्यू मिरर में देखते हुए टैक्सी ड्राइवर डर जाता है जब वो उसे हाथ में नाइफ पकड़े देखता है। वो कार रोक देता है और उसे बाहर फेंक देता है और धमकी देता है कि अगर तुरंत नहीं गई तो पुलिस को कॉल कर देगा। कार में वापस बैठकर वो कंप्लेन करता है कि वो पूरा भीग गया है और सोचता है कि शायद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीजें देखने लगा है। ड्राइव करते हुए वो सोचता है कि क्या उसे उस वुमन को पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था। नींद आने लगती है तो ड्राइवर रोड पर अवेक रहने के लिए कॉफी लेने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है आंट अचानक कार के सामने आ जाती है। वो उस पर अटैक करती है और डर में वो एक्सेलरेटर दबा देता है, चिल्लाते हुए उसे हटने को कहता है। कार का कंट्रोल छूट जाता है, वो रोड पर स्किड करती है और जोर से बैरियर से टकरा जाती है, जिससे वो वुमन सी में गिर जाती है। इसके बाद पुलिस उसके घर आती है और इन्वेस्टिगेट करती है कि वो नाइफ लेकर बाहर क्यों गई थी। बात करने के बाद वो कोऑपरेशन के लिए थैंक्स कहती है और चली जाती है, अंकल और नेफ्यू को अकेला छोड़कर। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट डोर बंद करता है, अंकल कैजुअली पूछता है कि उसके एब्सेंस में सब ठीक था या नहीं। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतना सिनिकल कैसे हो सकता है। लड़के को अपने अंकल का केयरलेस फेस देखकर घिन महसूस होती है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता। ऊपर से वो अंकल पर डिपेंड करता है, वरना वो होमलेस हो जाएगा। पढ़ाई करते वक्त उसे लगता है जैसे उसका यंगर सेल्फ उससे सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या वो मर्डरर है। वो आवाज पूछती रहती है कि यूनहाई को दूर भेजने के बाद वो शांति से पढ़ कैसे पा रहा है। उसके अंदर डर बैठा होता है कि कहीं मरमेड ने कोई बॉडी पीछे तो नहीं छोड़ दी। लड़का सोचता है कि वो भी वैसे ही सब छोड़कर चला जा सकता है जैसे वो सोल गया था। तभी उसकी सिस्टर उसे कॉल करती है और बताती है कि ग्रैंडमा मलसुक ने उसके फोन पर कॉल किया है। वो कॉल उठाता है और अपनी ग्रैंडमदर को ग्रीट करता है। कॉल के दौरान वो जितना हो सके काम रहने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो ठीक से रह रहा है और उसकी सिस्टर एचबी अब बड़ी हो गई है। सिग्नल खराब होने का बहाना बनाकर वो कहता है कि बाहर जाकर बात करता है। हॉलवे के फ्लोर पर बैठकर वो ग्रैंडमदर से बात जारी रखता है। थोड़ी देर वो चुप रहता है, जो उसने अभी सुना होता है उसे प्रोसेस करता है। सीन कट होता है जहां वो पुराने फैमिली फोटोज देख रहा होता है जब वो सब खुश थे। फ्लैशबैक में छोटा हियोंग पूछता है कि उसकी मॉम कैसी फील कर रही है। मदर उसकी सिस्टर के कान साफ कर रही होती है और उससे एक और कॉटन स्वॉब लाने को कहती है। ढूंढते हुए वो सोचने लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। वो इमेजिन करता है कि शायद कोई स्टेप फादर आए, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ उसके फादर की इमेज होती है। जब वो मुड़ता है तो देखता है कि उसकी सिस्टर फ्लोर पर सो रही है और वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो उसे उठाता है और पूछता है कि मॉम कहाँ गई है। छोटी लड़की कहती है कि उसे याद नहीं है और वो बताती है कि उनकी कोई माँ नहीं है। वो पूछता है कि उनकी माँ क्यों नहीं है और सिस्टर कहती है कि चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों पियर पर चलते हैं, तभी लड़के को दूर उनकी मदर की बोट दिखाई देती है। वो एक्साइटेड होकर पॉइंट करता है और कहता है कि वो उनके लिए सी से खाना लेने गई है। छोटी सिस्टर को अब भी डाउट होता है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि उनकी माँ है। आंखों में आंसू लेकर वो गुस्से में कहता है कि वो अकेली घर चली जाए। वो पियर पर दौड़ता है, बोट पर चढ़ता है और अपनी माँ का नाम चिल्लाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बोट पूरी तरह खाली मिलती है और चारों तरफ साइलेंस होता है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है और उसे उम्मीद होती है कि वो उसकी माँ है। वो आवाज के पीछे बोट में आगे बढ़ता है, लेकिन विंडो से झांकने पर उसे कोई नहीं दिखता और वो सोचता है कि वो कहाँ है। आवाज फिर से आती है और जैसे ही वो मुड़ता है वो सीगल्स देखता है और उसकी माँ की बॉडी पानी में तैर रही होती है। प्रेजेंट में उसे ग्रैंडमदर से खबर मिलती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फ्यूनरल में जाने से पहले वो कहता है कि वो इस सिचुएशन के लिए पहले से रेडी था। वो अपनी माँ की फोटो को देखता है जो उस इंसिडेंट के बाद से कोमा में थी और अब चली गई है। इन सेंस स्टिक हाथ में लेकर वो माफी मांगता है कि वो क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाया। वो फ्लोर पर लेट जाता है और कहता है कि वो सालों से इस मोमेंट की तैयारी कर रहा था। वो गुड बाय कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अकेली ना रहे और उसके फादर के साथ खुश रहे। आंखों में आंसुओं के साथ वो अपने फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स याद करता है। घर के अंदर वो चुपचाप ड्रिंक करता है और बाहर बारिश गिरती रहती है। अंकल हियांग के फ्रेंड से पूछता है कि वो वहां कैसे पहुंचे। वो उनका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने सिर्फ फ्यूनरल के लिए क्लास स्किप की है। फ्रेंड्स इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि हियांग उनका बेस्ट फ्रेंड है। अंकल उनकी तारीफ करता है और कहता है कि वो उस माँ से बेहतर है जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया। फ्रेंड्स ऑकवर्ड फील करते हैं और सोचते हैं कि क्या वो सच में उसका अंकल है। बाद में हीरो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है और पूछता है कि ट्रेन किस टाइम आएगी। एक फ्रेंड पूछता है कि क्या उसका अंकल हमेशा ऐसा ही बिहेव करता है और वो यस कह देता है। कंफ्यूज्ड होकर फ्रेंड सॉरी कहता है, लेकिन दूसरा उसे एल्बो मारता है। समझ नहीं पाता कि
वो माफी क्यों मांग रहा है। एलिवेटर में प्रोटैगनिस्ट गुड बाय कहता है और उन्हें सेफ जर्नी विश करता है। फ्रेंड्स एक दूसरे को देखते हैं। हाइनंग की इमोशनल स्टेट को लेकर वरीड होते हैं। उनमें से एक उसे कॉल करता है और सीरियस फेस के साथ उसे आखिरी एडवाइस देता है। वो कहता है कि अगर वो अब टूट गया तो उसकी सिस्टर के पास कोई नहीं बचेगा। ये वर्ड्स उसे अंदर तक हिला देते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनके सामने फूट फूट कर रोने लगता है। फ्रेंड्स उसे हग करते हैं और कहते हैं कि जितना मन हो रो ले और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूनरल रूम में वापस आकर वो अपनी सिस्टर को अकेले बैठा हुआ पाता है जो खाली नजरों से देख रही होती है। वो उसके पास बैठता है, उसे हग करता है और कहता है कि वो अब भी अकेली नहीं है, वो उसके साथ है। छोटी लड़की कमेंट करती है कि होम टाउन वालों से बात करते वक्त उसका एक्सेंट वापस आ गया था। उसे याद आता है कि सिटी आने के बाद उन्होंने अपना लोकल एक्सेंट प्रैक्टिस किया था। वो कहता है कि वो सिर्फ फ्यूनरल के खत्म होने तक ही सैड रहेगा ताकि उनकी माँ सैड ना हो। प्रोटैगनिस्ट प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर फादर और मदर दोनों का रोल निभाएगा। सिस्टर कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी जब तक वो कोई बुरा काम न करे। वो मजाक में पूछता है कि बुरा काम किससे कहते हैं, जिस पर सिस्टर थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इनोसेंट फेस के साथ वो कहती है कि शायद मर्डर जैसा कुछ बुरा होगा। वो उसे अश्योर करती है कि जब तक वो ऐसा कुछ नहीं करेगा वो दोनों हमेशा इनसेपरेबल रहेंगे। इसके बाद सीन वापस स्कूल में आता है जहां टीचर क्लास की शुरुआत टेस्ट रिजल्ट्स की बात से करता है। वो कंप्लेंट करता है कि क्लास के मार्क्स सबसे खराब आए हैं और कहता है कि पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करो। टीचर प्रोटैगनिस्ट का एग्जाम्पल देता है और पूछता है कि क्या बाकी स्टूडेंट्स को कुछ फील नहीं होता। स्टूडेंट्स आपस में विस्पर करने लगते हैं, समझ नहीं पाते कि टीचर ने हियांग का नाम क्यों लिया। उसके फ्रेंड्स टीचर की ऑडेसिटी देखकर शॉक हो जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट अपना सामान पैक करने लगता है। उसका एक फ्रेंड गुस्से में कैन को किक करता है और कहता है कि टीचर ने हियांग की पर्सनल लाइफ एक्सपोज कर दी। वो कंप्लेंट करने और टीचर की रेजिग्नेशन मांगने की बात करते हैं लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि छोड़ दो। वो गुड बाय कहता है और बताता है कि उसे अपनी सिस्टर को उसके स्कूल से पिक करना है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसकी सिस्टर दो फ्रेंड्स के साथ होती है जो उसे देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। सिस्टर उसे अपना ओपा इंट्रोड्यूस करती है और फ्रेंड्स उसे हैंडसम बोलकर कॉम्प्लीमेंट देती है। वो पूछता है कि वो लोग जल्दी क्यों निकले, जिस पर सिस्टर बताती है कि एग्जाम्स की वजह से। फ्रेंड्स उसे एक फेमस एक्टर से कंपेयर करते हैं जिससे वो एम्बैरेस्ड फील करता है। तभी उनमें से एक रिवील करता है कि उसकी सिस्टर जेडजू आइलैंड नहीं गई थी बल्कि फ्यूनरल में गई थी। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है और सोचता है कि जेडजू आइलैंड का इससे क्या रिलेशन है। फ्रेंड उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है और सिस्टर डर से कांपने लगती है। गॉसिप फैलाने वाला लड़का पकड़ लिया जाता है और फ्रेंड कहती है कि हिबन का ओपी उसे हैंडल करेगा। वो लड़का खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि उसने तो बस वही बोला जो उसने अपनी माँ से फ्यूनरल के बारे में सुना था। हिसंग अपनी सिस्टर की तरफ से अपोलोजाइज करता है और सामने वाला लड़का समझ नहीं पाता कि क्या रिप्लाई दे। वो उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, फिर से सॉरी बोलता है। प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि वो जेडजू आइलैंड गए थे और उससे कहता है कि ये बात अपनी माँ को बता दे। सिस्टर के फ्रेंड्स उसकी एटीट्यूड से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि सीन काफी कूल था। घर जाते वक्त सिस्टर पूछती है कि क्या उसे गुस्सा नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि सब ठीक है। वो उसे मूवीज ले जाता है और कहता है कि ये मिस्ड चिल्ड्रंस डे की भरपाई के लिए है। सिस्टर किड्स मूवी को लेकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसने सुना है वो काफी फेमस है। वो पूछता है कि क्या वो वही देखना चाहती है, लेकिन लड़की कहती है कि वो उनके लिए बहुत चाइल्डिश है। वो मूवी टाइमिंग्स देखता है और आखिर में सिस्टर वही किड्स मूवी चूज कर लेती है। मूवी में बर्थडे पार्टी का सीन होता है जहां मेन कैरेक्टर खुश दिखाई देती है। दोनों मूवी को चुपचाप देखते हैं, अपने अपने थॉट्स में खोए हुए। मूवी का कैरेक्टर कहता है कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें वार्मली हग करता है। उसके पास बैठी सिस्टर की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है और उसे रियलाइज होता है कि वो मूवी देखते वक्त रो रही है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो बाहर चलना चाहती है और लड़की साइलेंटली नॉड कर देती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट जाते हैं और वो पूछता है कि क्या खाना उसे अच्छा लग रहा है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसे वो मूवी सजेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। वो पूछता है कि क्या उसे मले आइलैंड के दिन याद है। उसे याद आता है कि उनके फादर उसकी हर छोटी अचीवमेंट पर खुश होते थे। वो कहता है कि आइलैंड पर उसकी हर अचीवमेंट बड़ी पार्टीज के साथ सेलिब्रेट होती थी। सिस्टर कहती है कि उसे उनकी करंट लाइफ पसंद है, जिससे उसका ब्रदर सरप्राइज हो जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि पहले उसे लोनली फील होता था लेकिन अब उसके पास खेलने के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। उसे यूनहाई से मिलने का मोमेंट याद आता है और ये भी कि उसने उसे हर चीज से बाहर निकलने में हेल्प की थी। प्रोटैगनिस्ट थॉटफुल हो जाता है और मरमेड के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स याद करता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त वो नोटिस करता है कि बारिश शुरू हो गई है लेकिन फिर भी पैदल चलने का डिसाइड करता है। सिग्नल ग्रीन होता है लेकिन वो कहता है कि वेट करो क्योंकि वो ऑलरेडी लेट है। सिस्टर इंसिस्ट करती है कि वो क्रॉस कर सकती है और उसके आगे दौड़ जाती है। वो साई करता है और कहता है कि उसे
उसे दौड़ना पसंद नहीं है। तभी स्ट्रीट पर कुछ देखकर डर जाता है। एक ट्रक तेज स्पीड में आगे बढ़ता है और वो डेस्परेशन में अपनी सिस्टर का नाम चिल्लाता है। आसपास के लोग पैनिक में स्क्रीम करने लगते हैं, सोचते हैं कि लड़की व्हीकल से टकरा गई है। तभी उसे एक विजन फील होता है और वो सोचता है कि कहीं असल में वही तो नहीं मर गया। अचानक एक मिस्ट्रीज हैंड उसे पीछे खींच लेता है और छोटी लड़की फेटल एक्सीडेंट से बच जाती है। लड़की रोते हुए सॉरी बोलती है और वो उसे हग करके पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। वो कहती है कि बस कुछ स्क्रैचेस है और वो राहत महसूस करते हुए उसे कसकर हग करता है। घर वापस आकर वो इंसिस्ट करती है कि किसी ने उसे खींचा था। वो कहता है कि शायद उसे गलत लगा हो। लड़की स्वेयर करती है कि उसने किसी का हाथ फील किया था, जिस पर वो मजाक में कहता है कि शायद गोस्ट होगा। गोस्ट वाली बात से वो एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन वो उसे इंटरप्ट करता है और कहता है कि इसे सीरियसली मत लो। स्माइल के साथ वो उसे सोने को कहता है और गोस्ट वाली बात वहीं खत्म कर देता है। सिस्टर कहती है कि अगर वो गोस्ट था तो उसे उम्मीद है कि वो उनकी मॉम या डैड होंगे। वो साइलेंटली अग्री करता है और डेस्क पर बैठकर पढ़ाई करने लगता है। जब सिस्टर सो जाती है, बाथरूम में उसे पावरलेस फील होता है। सोचता है कि वो कभी भी पेरेंट्स की कमी पूरी नहीं कर पाएगा। स्कूल में क्लास को करियर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और उसका फ्रेंड रूम से बाहर आता है। वो टीचर के ऑफिस में जाता है, जहां टीचर उसे ग्रीट करता है और बैठने को कहता है। टीचर उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है और वो थोड़ा एंग्शियस होकर वेट करता है। उसे अपने फ्रेंड का फॉर्म दिखता है जिसमें लिखा होता है कि वो फ्यूचर में बिलियनर बनना चाहता है। फिर प्रोटैगनिस्ट अपना फॉर्म देखता है जिसमें लिखा होता है ऑर्फन नीड्स स्पेशल अटेंशन। टीचर फाइल उसे देता है और काउंसलिंग शुरू करने से पहले गला साफ करता है। क्लास के बाद कुछ गर्ल्स उसे करोके चलने के लिए इनवाइट करती हैं। उसके फ्रेंड्स तुरंत अग्री कर लेते हैं और कहते हैं कि उनका भी करोके जाने का मन है। हॉलवे में दोनों ग्रुप्स मिलते हैं और पिंक हेयर वाली लड़की किसी बात से सरप्राइज्ड लगती है। वो अपनी फ्रेंड से हियोंग को बुलाने को कहती है और फ्रेंड उसे टीज करता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट पसंद है। लड़की गुस्से में आकर फ्रेंड का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसी बातें बंद करे। फ्रेंड उसे कॉल करता है और लड़की क्यूट बिहेव करने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि इनविटेशन काफी रैंडम लगती है। वो मना कर देता है और कहता है कि वो ज्यादा गाना नहीं गाता। गर्ल्स इंसिस्ट करती रहती है और आखिर में उसे कन्विंस कर लेती है। फ्रेंड मजाक करता है और कहता है कि आउटफिट चूज करने में ज्यादा टाइम मत लगाना और लड़की गुड बाय कहती। गर्ल्स एक दूसरे को हक करती है और सेलिब्रेट करती है कि प्लान वर्क कर गया और उनका क्रश उनके साथ जा रहा है। फ्रेंड्स फ्रीक आउट हो जाते हैं और कहते हैं कि पूरी कॉन्वर्सेशन में हाई सॉन्ग बस उसी को देख रहा था। पिंक हेयर वाली लड़की मेल्ट हो जाती है और उसे होपलेस रोमांटिक कहती है। ग्रुप गुड बाय कहता है और स्कूल से निकल जाता है, लेकिन लड़की को अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। वो बताती है कि उसके फादर का कॉल था और वो उन्हें करियोके तक छोड़ने को रेडी है। फ्रेंड मजाक में कहता है कि उसे कार के पीछे भागना चाहिए, लेकिन लड़की मना कर देती है। वो मजाक करती है और पूछती है कि क्या सबको अपने पेरेंट्स को भी कॉल नहीं करना चाहिए लिफ्ट के लिए। फ्रेंड भी मजाक में साथ देता है, लेकिन अचानक अपना मुंह ढक लेता है। लड़की पूछती है कि उसे क्या हो गया और प्रोटैगनिस्ट उसकी रिएक्शन समझ नहीं पाता। फ्रेंड अजीब तरीके से बिहेव करता हुआ करियोके जाने के लिए चिल्लाता हुआ भाग जाता है। प्रोटैगनिस्ट पीछे रह जाता है और दूसरा फ्रेंड उससे ग्रुप के साथ वेट करने को कहता है। ग्रुप करियोके प्लेस तक चलता है और उनमें से एक कमेंट करता है कि यहाँ की सर्विस अच्छी है। तभी वही फ्रेंड पास आता है और प्रोटैगनिस्ट को बुलाता है, जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहता हो। वो पहले किए गए जोक के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर हाउंग को समझ नहीं आता कि वो किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रहा है। लड़का समझ नहीं पाता कि पेरेंट्स वाली बात पर सॉरी क्यों बोला जा रहा है। वो थोड़ा दूर हटता है और कहता है कि उसे नहीं पता उसका फ्रेंड क्या बोल रहा है और चलते रहने लगता है। प्रोटैगनिस्ट खुद को आउट ऑफ प्लेस फील करता है, सोचता है कि बाकी सबकी लाइफ इतनी नॉर्मल क्यों लगती है। सीन में करोके का साइन दिखता है और उसका फ्रेंड ऑलरेडी फुल एंथुजियाज्म के साथ गाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका स्कोर बहुत खराब आता है, जिस पर बाकी लोग उसकी परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाते हैं। पिंक हेयर वाली फ्रेंड दूसरी लड़की के कान में कुछ विस्पर करती है और दोनों के बीच कोई प्लान बनता हुआ लगता है। एक लड़की सिंगिंग रोककर कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। वो कंप्लेन करती है कि उसकी मॉम से फाइट हो गई है और अब उसका कर्फ्यू 9 बजे का हो गया है। पिंक हेयर वाली लड़की इसी मौके पर प्रोटैगनिस्ट से बात शुरू करती है। वो पूछती है कि वो जल्दी क्यों जा रहा है, जिस पर वो एक्सप्लेन करता है कि घर पर उसकी छोटी सिस्टर है। लड़की पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स देर तक काम करते हैं और तभी फ्रेंड उसे डांट देता है। वो कहता है कि ये पर्सनल मैटर है और लड़की इरिटेटेड हो जाती है। फ्रेंड खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट के सामने फैमिली की बातें नहीं करनी चाहिए। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है और दूसरा फ्रेंड मूड हल्का करने के लिए नेक्स्ट सिंगर को बुला लेता है। पिंक हेयर वाली लड़की माइक्रोफोन पकड़ लेती है, ग्रुप का मूड अपलिफ्ट करने के इरादे से। उसी बीच प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो निकल रहा है। बाहर आते ही फ्रेंड उसके पीछे आ जाता है और पूछता है कि जो हुआ उस पर वो ठीक है या नहीं और क्या उसे गुस्सा आया। इसके जवाब में प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि जब भी उसकी
फैमिली की बात आती है वो बीच में इंटरफियर क्यों करता है। फ्रेंड कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने अभी अपनी मॉम को खोया है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि वो उसे आउटकास्ट जैसा ट्रीट कर रहा है। कंफ्यूज्ड होकर फ्रेंड पूछता है कि उसका मतलब क्या है और कहता है कि उसके अपने फैमिली इश्यूज भी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे अपनी फैमिली पर कोई शर्म नहीं है और वो उनके साथ ठीक फील करता है। वो ये भी कहता है कि उसका फ्रेंड टीचर से अलग बिहेव नहीं कर रहा जिसने क्लास में उसकी पर्सनल लाइफ एक्सपोज की थी। फ्रेंड चिल्लाता है कि वो बस वरीड था और प्रोटैगनिस्ट जर्क की तरह एक्ट कर रहा है। बाद में फ्रेंड रिग्रेट करता है, खुद को इडियट फील करता है कि उसने अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाला। दूसरा फ्रेंड उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि सिर्फ वही लोग हियोंग की सिचुएशन समझ सकते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे टीचर से कंपेयर किया जाना बुरा लगा था। फ्रेंड डिसाइड करता है कि वो अपोलोजाइज करेगा, लेकिन दूसरा कहता है कि वो लाइन क्रॉस कर चुका है। वो खुद पर गुस्सा करता है और सोचता है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों किया। घर वापस आकर प्रोटैगनिस्ट बाथरूम में जाता है और बाथटब के एज पर बैठकर सोच में डूब जाता है। तभी युनहाई सामने आती है और कहती है कि उनमें उससे ज्यादा सिमिलैरिटीज है जितना वो सोचता है। वो डरपोक की तरह बिहेव करने और उससे डरने के लिए सॉरी बोलता है। लड़का ट्रक एक्सीडेंट से अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भी उसे थैंक्स करता है और मरमेड हल्की स्माइल देती है। वो रिवील करती है कि उसका भी कोई फादर नहीं है और असल में उसके कभी पेरेंट्स ही नहीं थे। लड़का रियलाइज करता है कि शायद वो उसे इसीलिए मिस कर रहा था क्योंकि वो खुद को बाकी सबसे अलग फील करता था। मरमेड कहती है कि वो उसकी ऐसी फ्रेंड बनना चाहती है जिस पर वो मुश्किल वक्त में भरोसा कर सके। वो खुलकर बताता है कि वो अपनी लाइफ से बहुत टायर्ड हो चुका है। प्रोटैगनिस्ट खुद को स्ट्रेंजर की तरह फील करता है और समझ नहीं पाता कि उसे कंफर्ट चाहिए या एक नॉर्मल लाइफ। वो सोचता है कि क्या युनहाई ने भी ऐसा ही फील किया था और उसी से कंफर्ट ढूंढता है। वो उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि उसके फ्रेंड ने वो बातें बुरी नीयत से नहीं कही थी। मरमेड कहती है कि उनके बीच नफरत की कोई वजह नहीं है क्योंकि कोई भी उन्हें सही से समझ नहीं पाता। वो कहती है कि सब लोग उसे छोड़ देंगे और हमेशा उसे अलग होने के लिए जज करेंगे। वो डिनाई करता है और कहता है कि उसके फ्रेंड्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो उसकी बात पर डाउट करती है। लड़का सॉरी बोल देता है और मरीमेड पूछती है कि वो सॉरी क्यों बोल रहा है। वो बात टाल देता है और कहता है कि कुछ नहीं और मान लेता है कि शायद वो सही हो सकती है। प्रोटैगनिस्ट गिल्ट फील करता है और सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को छोड़ दिया। तभी यूनी कहती है कि उसे कुछ दिखाना है और बाथटब के पानी को टच करती है। वो उससे पानी में देखने और डाइव करने को कहती है जिससे वो क्यूरियस हो जाता है। वो उसकी बात मानता है और अपना सिर पानी में डाल देता है ये देखने के लिए कि क्या होगा। लड़का आंखें खोलता है और खुद को किसी रियल ओशन के बॉटम में पाता है। डर के मारे वो बाहर निकलता है हांफता हुआ और जो देखा उस पर बिलीव नहीं कर पाता। वो पूछता है कि यहाँ सी कैसे हो सकता है, जिस पर वो कहती है कि सब पहले जैसा ही है। मरमेड रिवील करती है कि ये मले आइलैंड का सी वाटर है, वही जगह जहां वो मिले थे। वो उसे अंदर आने को इनवाइट करती है और स्माइल के साथ उसे पानी में खींच लेती है। वो उसे पकड़े रहती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो पहली बार फिर से साथ स्विम कर रहे हो। यूनी उसे होल्ड करके कहती है कि उनके फीलिंग्स कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन अचानक उसका हाथ फेड होने लगता है और वो कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। वो चिल्लाता है कि वो जाए नहीं, तभी वो अपने घर के बाथटब में खांसते हुए जाग जाता है। मरमेड उसे हक करती है और वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे लोन शार्क्स की डेथ याद आ जाती है और वो चिल्लाता है कि वो उस तरह मरना नहीं चाहता। लड़का डर के मारे कहता है कि वो बहुत स्केर्ड था और उससे पानी से बाहर आने को कहता है, लेकिन यूनी बताती है कि वो हमेशा से उससे कुछ पाना चाहती थी और पूछती है कि क्या वो उसे देगा। इससे पहले कि वो जवाब दे, मरमेड उसे किस कर लेती है और वो पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है। वो उसे देखती है और उसके फेस को टच करती है। उसकी आंखों में अनरीडेबल एक्सप्रेशन होता है। सेटिस्फाइड स्माइल के साथ वो पूछती है कि क्या उसे अच्छा लगा। लड़के को सब कुछ स्ट्रेंज फील होता है। वो पीछे हटता है और सोचता है कि कुछ सही नहीं है। कुछ गलत होने का एहसास लेकर वो किचन में जाता है और कांपता है यह सोचकर कि उसने एक मरमेड को किस किया है। वो सोचता है कि वो उसे फ्रेंड से ज्यादा क्यों मानती है। उसी मोमेंट वो केटल गिरा देता है और डिसाइड करता है कि वो अगले दिन बाथटब में पानी नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो यूनी को फ्लोर पर देखता है। वो पानी की पडल में अपीयर हुई होती है। वो कहती है कि उन्हें मिलना जरूरी है और उसके तुरंत बाद फिर गायब हो जाती है। फ्रिज खुला होने की वजह से पीप करने लगता है और हे कंफ्यूज्ड रह जाता है कि वो फिर से क्यों आई। वो कांपने लगता है, फील करता है कि सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब है और कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगले दिन स्कूल में उसका फ्रेंड उससे फाइनली बात करने आता है। वो कंप्लेन करता है कि अपोलोजाइज करना कितना एम्बैरेसिंग है, लेकिन सबने उसे मजबूर किया। फ्रेंड लाइन क्रॉस करने के लिए सॉरी बोलता है और प्रोटैगनिस्ट अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है। उसे यूनी की बातें याद आती है और वो
सोचता है कि वो उसके दिमाग में बार बार क्यों आ रही है। प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक्स बोलता है और दोनों के बीच फाइनली सुलह हो जाती है, जिससे फ्रेंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी पूरा ग्रुप आ जाता है सेलिब्रेट करता हुआ कि दोनों की पैच अप हो गई। वो पिंक हेयर वाली लड़की सिल को क्लासरूम के बाहर बात करने के लिए बुलाता है। लड़की एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत यस बोल देती है। वो जानता है कि ये गलत है, लेकिन वो इसे अपनी डेली लाइफ पर असर नहीं डालने देना चाहता। लड़का सोचता है कि किसी भी हाल में उसे सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है। वो सोल्बी को कॉल करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि जो कहना है वो कैसे कहे। लड़की स्माइल के साथ उसे एनकरेज करती है कि बिना डर के जो कहना है वो कह दे। वो पूछता है कि क्या उसके पास ऐसे क्लोथ्स है जो उसे अब नहीं चाहिए क्योंकि उसकी सिस्टर बड़ी हो गई है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो अचानक पूछने के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन लड़की थोड़ी डिसअपॉइंटेड सी लगती है। सीन कट होकर उसके रूम में आता है, जहां उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि वो उसे क्लोथ्स क्यों दे रही है। वो पूछती है कि उसने प्राइवेट में बात क्यों करनी चाहिए और इशारा करती है कि शायद उसे उस पर क्रश है। लड़की फ्रीक आउट हो जाती है और कहती है कि जो हुआ वो इन सब से आधा भी नहीं है। अगले दिन वो ढेर सारे क्लोथ्स लेकर आता है और वो कहती है कि और भी है, लेकिन फिर एक कंडीशन रखती है कि क्लोथ्स तभी देगी जब वो उसकी बात माने, जिसे सुनकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। वो उसे ग्रुप के साथ बीच चलने के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि अगर वो गया तभी क्लोथ्स मिलेंगे। वो थोड़ी देर सोचता है और आखिरकार उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है। फ्रेंड्स खुशी से सेलिब्रेट करती है और कहती है कि ये उसका उसे फाइनली विन करने का चांस है। वो मैरिज तक की बातें करने लगती है, जिस पर लड़की हंसते हुए कहती है कि वो लोग ज्यादा आगे निकल गए हैं। बाथरूम में वापस यूं ही एक ड्रेस ट्राई करती है और उससे पूछती है कि उसे कैसी लग रही है। वो कहता है कि उस पर अच्छी लग रही है और उसके सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है। लड़का सोचता है कि उसे उसे खुश रखना होगा ताकि वो ज्यादा कंट्रोलिंग न बने। मरमेड कहती है कि उसे पुरानी शर्ट ज्यादा पसंद है क्योंकि वो पहला गिफ्ट था जो उसने उसे दिया था। वो कहता है कि वो शर्ट अब छोटी हो गई है और ये ड्रेस भी उसी की तरफ से गिफ्ट है। वो सोचता है कि कहीं वो ये ना समझ ले कि ड्रेस किसी और का गिफ्ट है। मरमेड फिर से उसे पानी में आने और ओशन देखने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि पिछली बार बहुत डर लग गया था और वो नहीं जा सकता। यून ही उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि पहले उसने ऐसा नहीं कहा था, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो रिवील करती है कि उसने उसे उस लड़की से कहते हुए सुना था कि वो समर में बीच जाएगा। सीन में पिंक हेयर वाली लड़की उसे ग्रुप के साथ बीच चलने के लिए इनवाइट करती हुई दिखती है। शॉक होकर वो पूछता है कि उसने ये कैसे देखा और सोचता है कि क्या वो स्कूल में उसे देख रही थी। वो एक्सप्लेन करती है कि पानी हर जगह है और वो उसके थ्रू सब कुछ देख सकती है। मर्मेड कहती है कि उसे क्लोथ्स चाहिए थे और उसे अभी के अभी पानी में आने का ऑर्डर देती है। वो रियलाइज करता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और अब पीछे नहीं हट सकता। यूं ही उसे उनकी करंट रियलिटी दिखाने लगती है। अचानक लड़का कॉफिंग करने लगता है और मरमेड उसे खाली नजरों से देखती है। वो कहना चाहता था कि उन्हें उसी ने मारा था, लेकिन वो जानता था कि ये सोचना बेकार है। यूनेहे उसी बात को उसके खिलाफ यूज करती है और वो खुद को पूरी तरह उसकी मर्सी पर फील करता है। घर पर वो अपनी सिस्टर पर चिल्लाता है और कहता है कि जब वो घर पर हो तो बाथटब मत भरो। सिस्टर खुद को डिफेंड करती है और कहती है कि वो साइंस प्रोजेक्ट के लिए था, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वो चिल्लाता है कि अगर उसे उसकी बात याद होती तो वो कहीं और करती। स्कूल में एक लड़की उसे रोकती है और कहती है कि वो अपना आईडी बैग भूल गया है और इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। उसका फ्रेंड चौंक जाता है और वो सोचता है कि उसने बैज कब खो दिया। वो दिमाग में लिस्ट बनाने लगता है, समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे हर आफ्टरनून मरमेड से मिलना पड़ता है और वो डिलेस बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे याद आता है कि यूं ही तभी पानी से बाहर आ सकती है जब वो पास हो, जो सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अचानक एक आवाज से वो चौंक जाता है। एक क्लासमेट की वाटर बॉटल गिर जाती है और वो डराने के लिए सॉरी बोलती है। वो पूछती है कि क्या किसी के पास पेपर टॉवल्स है, लेकिन क्लासरूम में कुछ नहीं होता। प्रोटैगनिस्ट को आइडिया आता है और वो टिश्यू लेकर लड़की की मदद करने लगता है। वो उसे थैंक्स कहती है और वो कहता है कि जल्दी साफ कर ले। लड़की को उसका एटीट्यूड रूड लगता है और वो सोचती है कि उसे क्या हो गया है। उसके फ्रेंड्स उसके डेस्क पे नोट फेंकते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे कुछ हो गया है। होग उनकी तरफ देखता है और सब उसे घूरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फ्रेंड जवाब देता है कि नहीं, लेकिन साफ दिखता है कि कुछ तो गलत है। वो सोचता है कि वो किसे बता सकता है, लेकिन जानता है कि कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा। कई दिनों तक वो सोचता है कि यूनही से कैसे छुटकारा पाए, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आखिरकार बीच ट्रिप का दिन आ जाता है और सी बिल्कुल सामने होता है। वो टेंस फील करता है और सोचता है कि ये उसकी लाइफ का सबसे मिजरेबल दिन बन गया है। इन पहुंचने पर एक लड़की स्मेल को लेकर कंप्लेन करती
है और पूछती है कि क्या इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी। वो सामान अनपैक करने का डिसाइड करते हैं और सीधे बीच जाने की बात करते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बाद में आएगा। वो रूम में अकेला रहकर फ्रेंड्स को बीच पर एंजॉय करते हुए देखता है। उसे यूनी की बात याद आती है कि उसे तब आना है जब आसपास कोई ना हो। मरमेड उसे याद दिलाती है कि उसके पास चॉइस नहीं है और उसे उसके ऑर्डर्स मानने ही होंगे। लड़का डरता है कि कहीं वो फ्रेंड्स के सामने अचानक अपीयर ना हो जाए। वो किचन में जाकर पानी पीता है, अभी भी सोच में डूबा रहता है। वो सोचता है कि क्या उसे सच में यूनहे की जरूरत है। एक डिसीजन लेते हुए वो डिसाइड करता है कि उसे यूनहे को हमेशा के लिए डिसअपीयर करने का रास्ता ढूंढना होगा। ग्रुप बीच से वापस आता है और लड़की कंप्लेन करती है कि उसने आउटफिट पर इतना पैसा खर्च किया और कुछ नहीं हुआ। वो प्रोटैगनिस्ट को ढूंढते हैं और कहते हैं कि सबके लिए सशीमी लाए हैं। वो टेबल लगाने की ऑफर करता है और पिंक हेयर वाली लड़की खाने में उसकी मदद करती है। फ्रेंड कंप्लेन करता है कि रेस्टोरेंट ढूंढने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि आसपास कुछ था ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि फिर उन्होंने साशिमी कैसे खरीदी। फ्रेंड कहता है कि यहाँ करने को कुछ है ही नहीं और वो खाना शुरू कर देते हैं। लड़की उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो पॉलिटली मना कर देता है। फ्रेंड्स इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ ऐसा बिहेव करना बंद करे। एक कहता है कि वो दूर से आए हैं और वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आर्ग्यूमेंट से थककर वो साई करता है और कहता है कि ठीक है, वो उनके साथ ज्वाइन करेगा। रात हो जाती है और ग्रुप पोर्च पर हंसता खेलता है, बातें करता है। अंदर से टूटा हुआ प्रोटैगनिस्ट ब्लेंड इन करने की कोशिश करता है लेकिन मेमोरीज फिर से लौट आती है। उसे अपनी आंट की डेथ याद आती है और उसकी इमेज फिर से उसे हॉन्ट करती है। रियलिटी में लौटकर फ्रेंड पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि आगे कौन से स्कूल जाएंगे। एक फ्रेंड कहता है कि जुंग आर्ट स्कूल जाएगा और गर्ल्स भी वही जाएंगी। गर्ल्स अपने प्लान्स पर बात करती है और वो कहता है कि वो कोऑपरेटिव प्रोग्राम के बारे में सोच रहा है। लड़की मजाक में कहती है कि उस प्रोग्राम में भी उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो सोचता है कि सबके पास फ्यूचर के लिए ड्रीम्स और प्लान्स है। खुद को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील करता है। फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं कि उसके ग्रेड्स अच्छे हैं इसलिए उसे बेहतर स्कूल जाना चाहिए। एक फ्रेंड मजाक में अपना मुंह ढक लेता है और कहता है कि हाई सॉन्ग के पेरेंट्स को उस पर प्राउड होगा। लड़की कहती है कि यह हर पेरेंट का सपना होता है। वो बस स्माइल करता है, समझ नहीं आता क्या बोले। छुपाते छुपाते थक कर वो सबको बता देता है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, जिससे पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं और इसलिए वो बेहतर स्कूल नहीं जा सकता। प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो सब कुछ बता देगा और फ्रेंड्स चुपचाप सुनते हैं। वो अपने फादर की डेथ, सोल जाने और हाल ही में अपनी मदर की डेथ के बारे में बताता है। उनके सैड फेसेस देखकर वो पूछता है कि वो इतने सैड क्यों लग रहे हैं और कि क्या उसे रुक जाना चाहिए। वो उस ओल्ड लेडी के बारे में भी बताता है जो उसकी हेल्प करती थी और ये भी कि उसने अपना फोन क्यों छोड़ दिया। लड़का सोचता है कि क्या वो ड्रंक है जो ये सब बोल रहा है। उसे यून हाई की बात याद आती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और डर फिर से उसे घेर लेता है। अचानक वो जाग जाता है और सोचता है कि वो कब रूम में सो गया था। अभी भी रात के बीच में ही वो उठता है और अपने प्लान को एक्शन में डालने का फैसला करता है। वो जानता है कि वो उससे फाइट नहीं कर सकता और उसे डर है कि अगर उसने उसे एक्सपोज किया तो वो क्या कर देगी। हाथ में नाइफ पकड़े हुए वो डिसाइड करता है कि सब कुछ ओशन में ही खत्म करना होगा। वो बीच पर जाता है और खुद से कहता है कि आखिर में सब ठीक हो जाएगा। लड़का सोचता है कि उसकी लाइफ पहले ही काफी मुश्किल रही है और अब वो थोड़ा पीस डिजर्व करता है। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरता है उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है, जिससे वो शॉक हो जाता है। फ्रेंड उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि क्या वो सच में इतनी जल्दी जाने का सोच रहा है। वो उस पर खुद को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाता है लेकिन लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। नाइफ उसके हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है और फ्रेंड पूछता है कि ऐसी सिचुएशन में वो इतना काम कैसे रह सकता है। प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर उसे पानी से बाहर आने को कहता है, बोलता है कि वहां बहुत डेंजर है। गुस्से में फ्रेंड कहता है कि वो हमेशा अकेले सफर करना चुनता है। तभी अचानक यूनही सामने आ जाती है। स्माइल के साथ वो ग्रीट करती है और पूछती है कि वो अपने फ्रेंड को साथ क्यों लाया है। फ्रेंड मुड़कर पूछता है कि ये लड़की कौन है और प्रोटैगनिस्ट पैनिक में आ जाता है। वो सोचता है कि वो बाहर क्यों आई और उसे डर लगता है कि कहीं उसके फ्रेंड के साथ कुछ टेरेबल ना हो जाए। डर के मारे फ्रेंड फिसल कर गिर जाता है। मरमेड की टेल देखकर वो शॉक हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट चिल्लाकर उसे पानी से बाहर आने को कहता है। मरमेड उसे कन्फ्रंट करती है लेकिन फ्रेंड कहता है कि वो ह्योंग का रियल फ्रेंड है। आर्ग्यूमेंट से थककर प्रोटैगनिस्ट दोनों को अब भी रुकने के लिए चिल्लाता है। वो उसे पकड़कर पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। खुद को बिट्रेड फील करता है। लड़का कहता है कि अगर वो सच में उसकी फ्रेंड होती तो उसे डेंजर में नहीं डालती। वो रिवील करता है कि उसके लिए उसके फ्रेंड्स और वो दोनों बराबर प्रेशियस है, बिना किसी फर्क के। यूनही उसके फेस को टच करती है और कहती है कि उसे दूसरों जैसा ट्रीट किया जाना पसंद नहीं है। मरमेड कहती है कि वो चाहती है कि उसे स्पेशल माना जाए और
अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। वो कहता है कि वो कोशिश करेगा, लेकिन यून ही कहती है कि उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। वो उस पर आरोप लगाती है कि वो ट्राई ही नहीं करना चाहता और इसी वजह से वो नाइफ लेकर आया था। अचानक वो नाइफ उसके हाथ में दिखाती है, जिसे देखकर लड़का शॉक हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या अब वो उससे भी डरता है। लड़का हकलाते हुए कहता है कि उसने नाइफ सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई थी और वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। मरमेड कहती है कि ऐसा लगता है कि वो अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, न कि उसे। वो कहती है कि उसने उसे सिर्फ तब प्रोटेक्ट किया था जब वो आइलैंड पर रहते थे। मरमेड कहती है कि उसे ये सिचुएशन और उसका फ्रेंड पास होना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो खुद को पानी में फेंक देता है और उससे कुछ भी न करने की भीख मांगता है। कहता है कि ये एक मिस्टेक थी। घुटनों के बल बैठकर वो उससे प्लीड करता है कि उसके फ्रेंड को छोड़ दे। यून ही कहती है कि उसे फ्रेंड की जरूरत नहीं है और वो हमेशा अकेला ही रहा है, चाहे लोगों से घिरा क्यों ना हो। वो उसे मले आइलैंड लौटने का इनवाइट देती है और पुराने हैप्पी मोमेंट्स फिर से जीने को कहती है। वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो चल सकता है, लेकिन यूनी चाहती है कि फ्रेंड के जाने के बाद ही वो इस बारे में बात करे। प्रोटैगनिस्ट अपने फ्रेंड को उठने में हेल्प करता है और उसे पानी से बाहर ले जाता है। वो फ्रेंड से कहता है कि कुछ मत बोलना और बस चले जाओ, और मरमेड दूर से सब कुछ देखती रहती है। लड़का यूनही से फिर कहता है कि वो कहीं और अपनी खुशी ढूंढ ले, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करती। वो उस पर फिर से झूठ बोलने का आरोप लगाती है और वो मुड़कर उसका नाम पुकारता है। अचानक फ्रेंड चिल्लाता है और कहता है कि कुछ उसे पानी के अंदर खींच रहा है। प्रोटैगनिस्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंड चिल्लाता है कि कोई चीज उसे बहुत जोर से खींच रही है। वो पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि मरमेड उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। डेस्परेट होकर वो चिल्लाता है कि उसे छोड़ दे और कहता है कि उसके फ्रेंड का उनके बीच कोई लेना देना नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि वो अपने फ्रेंड को खो नहीं सकता और वो पानी से एक पत्थर उठाता है। पूरी ताकत से वो उस हाथ पर मारता है जो उसके फ्रेंड को पकड़े हुए होता है। उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। पानी के अंदर से वो उसे उसी पागल नजरों से देखती है और उसके फ्रेंड का हाथ और जोर से दबा देती है। लड़का दर्द से चिल्लाता है और आखिरकार दोनों मरमेड की पकड़ से छूट जाते हैं। फ्रेंड पानी में डूब जाता है और प्रोटैगनिस्ट डिस्पेयर में उसका नाम चिल्लाता है। आंखों में आंसुओं के साथ वो मरमेड को देखता है, खुद को बिट्रेड और पावरलेस फील करता है। यूनी रिवील करती है कि उसने उसके फ्रेंड को ओशन के बॉटम में भेज दिया है, लेकिन वो अभी मरा नहीं है। मरमेड कहती है कि अगर वो बोलेगा जो वो सुनना चाहती है तो वो उसे वापस ले आएगी। लड़का हकलाते हुए कहता है कि वो उसके साथ आइलैंड चलेगा, लेकिन यूनी कहती है कि वो ये नहीं सुनना चाहती। वो उसे हर्ट करने के लिए सॉरी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसे रोक देती है। लड़का कहता है कि वो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, लेकिन वो इसे भी डिनाई कर देती है। मरमेड उसे फिर से ट्राई करने को कहती है और उसे पानी में डुबोती है जब तक वो सही जवाब न दे दे। वो उसे हक करती है और कहती है कि तब तक कोशिश करता रहे जब तक वो वही न बोले जो वो सुनना चाहती है। सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहां प्रोटैगनिस्ट का अंकल उसे इंटरोगेशन के लिए अकेला छोड़ देता है। डिटेक्टिव उसे बुलाता है और एक रूम में ले जाकर केस के बारे में सवाल करता है। डिटेक्टिव उसे याद दिलाता है कि गार्डियन के बिना माइनर का लॉजिंग में रुकना इलीगल है। वो बताना शुरू करता है कि क्या हुआ था। कहता है कि वो सुबह जल्दी बीच गया था, लेकिन जैसे ही वो सीन को दोबारा जीता है उसे पैनिक अटैक आता है और उसे सांस घुटती हुई फील होती है। फ्रेंड के डूबने की इमेज उसके दिमाग में आ जाती है और वो रूम में पैनिक करने लगता है। वो टेबल गिरा देता है और डिटेक्टिव घबरा जाता है, पूछता है कि उसे क्या हो गया है। लड़का कहता है कि उसे याद नहीं आ रहा और वो टेस्टिमोनी कंटिन्यू नहीं कर सकता। सीन बदलता है और एक फ्रेंड की माँ कंप्लेन करती है कि इससे उसके बेटे के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खराब हो जाएंगे। वो हियोंग को ब्लेम करने लगती है, कहती है कि वो गलत संगत में रहता है और उसके पेरेंट्स भी नहीं है। वो अपने बेटे को मारती है और परमिशन के बिना बीच जाने के लिए उसे ब्लेम करती है। डिटेक्टिव उसे काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी बातें इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट नहीं करेंगी। वो फ्रेंड से पूछता है कि हाईशोंग और मिसिंग बॉय का रिलेशनशिप कैसा था। फ्रेंड बताता है कि इंसिडेंट वाली रात मिसिंग बॉय बहुत सेंटिमेंटल हो गया था। वो अश्योर करता है कि उसका फ्रेंड किसी को हर्ट नहीं कर सकता और उसे पूरा यकीन है। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या उसने कभी हियोंग की फैमिली को लेकर लाइन क्रॉस की थी। ऑफिसर पूछता है कि क्या वो लोग ड्रिंकिंग कर रहे थे, और यह सुनकर लड़का शॉक हो जाता है। एविडेंस न होने की वजह से डिटेक्टिव्स कंक्लूड करते हैं कि अल्कोहल की वजह से एक्सीडेंटल ड्राउनिंग हुई थी। एक हफ्ते बाद प्रोटैगनिस्ट के पास उसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि उसे उसका एड्रेस कैसे मिला। फ्रेंड बताता है कि मिसिंग बॉय के पेरेंट्स ने सर्च छोड़ दी है और फ्यूनरल रख रहे हैं। वो पूछता है कि क्या वो वहां आ सकता है, और फ्रेंड एनकरेज करता है कि उसे जरूर जाना चाहिए। फ्रेंड उसे हिलाकर कहता है कि अगर वो यूं ही भागता रहा तो कोई उसकी इनोसेंस पर बिलीव नहीं करेगा। वो नेक्स्ट डे मिलने के लिए अग्री करता है और फ्रेंड राहत में रो पड़ता है।
है। फ्यूनरल में वो अपने फ्रेंड को पाता है जो उसे अंदर बुलाता है आखिरी रिस्पेक्ट्स देने के लिए। लड़का झुककर रिस्पेक्ट देता है और डेड बॉय की फैमिली चुपचाप उसे देखती रहती है। वो पेरेंट्स के पास जाता है और फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है कि हाउंग आ गया है। प्रोटैगनिस्ट फिर से झुककर रिस्पेक्ट देता है और बॉय की मदर उसे सैडनेस से देखती है। फादर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि वो अपने बेटे को आखिरी बार गुड बाय कह ले। वॉल्टर के सामने घुटनों के बल बैठता है और फादर वुमन से कहता है कि वो लड़के से कुछ न कहे। साइलेंस में वो इंसेंस स्टिक जलाता है और आखिरी सम्मान देता है। उसे अपने फ्रेंड के डूबने का सीन याद आता है और उसे फील होता है कि इसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहता है कि काश वो पागल होता और ये सब बस उसके दिमाग की इमेजिनेशन होती। एक फ्लैशबैक में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन क्लास फोटो के लिए रेडी होते हैं। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि उसका लुक कैसा लग रहा है, लेकिन वो देखता तक नहीं है। वो हंसते हुए कहता है कि शर्ट का टॉप बटन बंद करके उसे अजीब फील हो रहा है। फोटोग्राफर उसे थोड़ा मुड़ने को कहता है और परफेक्ट मोमेंट पर फोटो ले लेता है और वही फोटो बाद में उसके फ्यूनरल में लगी होती है। वो बस गिल्ट के साथ मर जाना चाहता था। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए वो रिस्पेक्ट में झुकता है। तभी लड़के की माँ हेजिटेंट एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आती है। वो टूटती हुई आवाज में पूछती है कि क्या उसने उसके बेटे को हर्ट किया था और क्या सच में वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फादर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वुमेन प्रोटैगनिस्ट से चिपक जाती है, सच जानने की भीख मांगती हुई। वो याद करती है कि दोनों कितने क्लोज थे और कैसे वो उनके घर आकर डिनर करता था। फादर उसे डांटता है और गेस्ट से माफी मांगता है कि वो सीन क्रिएट कर रही है। मरे हुए लड़के की सिस्टर प्रोटैगनिस्ट और उसके फ्रेंड को बाहर बात करने के लिए बुलाती है। वो उन्हें एक प्राइवेट रूम में ले जाती है और दोनों से बात शुरू करती है। वो कहती है कि फैमिली की हालत ठीक नहीं है और सब कुछ अचानक हो गया। आंखों में आंसू लिए वो कहती है कि उसे अब भी अपने ब्रदर के साथ जो हुआ उस पर यकीन नहीं हो रहा। वो हेजिटेंट होकर उसे हग करती है और कंफर्ट देने की कोशिश करती है। लड़की कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट ही था क्योंकि वो उसके ब्रदर का बेस्ट फ्रेंड था। इसी वजह से वो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन रोकने को कहेंगे और वो उस पर भरोसा करती है। वो याद करती है कि दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, लेकिन फिर वो हीरो से कहती है कि वो कभी वहां वापस ना आए। वो कुछ देर रुक जाए और फिर बिना किसी को दिखे क्वाइटली चला जाए। वो गुड बाय कहती है और कहती है कि वो उम्मीद करती है कि वो उसे फिर कभी ना देखे क्योंकि वही उसके लिए बेहतर होगा। उसका दूसरा फ्रेंड उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बीच में ही पूछ लेता है कि क्या बारिश शुरू हो गई है। ये कहकर वो मुड़ता है और कहता है कि वो निकल रहा है। वो जानता है कि पानी पास होने पर उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। वो बारिश में भाग जाता है, फ्रेंड को पीछे छोड़ते हुए जो उसकी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड रह जाता है। उसे यूनहाई याद आती है और वो थ्रेट याद आता है जिसमें उसने कहा था कि कुछ समय तक वो उसे नहीं दिखेगी। मरमेड कहती है कि जब वो समझ जाए कि उसने उसके साथ क्या गलत किया है तब उसे दोबारा बुलाए। बारिश में अकेला खड़ा वो आसमान की तरफ देखता है, पूरी तरह लॉस्ट फील करते हुए उसे रियलाइज होता है कि दुनिया में कहीं भी चला जाए वो उससे बच नहीं सकता। वो अपने फ्रेंड की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करता है और डरता है कि कहीं मरमेड फिर किसी और को न मार दे। घर पहुंचते ही उसकी सिस्टर उसे भीगा हुआ देखती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। वो लड़की से कहता है कि वो 3 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाए, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। सिस्टर उसकी बात मान लेती है और वो बाथरूम में जाकर बाथटब भरता है उसे बुलाने के लिए। वो यूनेही को पुकारता है और डिटर्मिन्ड लुक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मरमेड सामने आती है और वो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। प्रोटैगनिस्ट उसे किस करता है और लिप्स पर स्माइल के साथ उसे देखता है, जिससे मरमेड सरप्राइज हो जाती है। वो कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया और अब उसे रियलाइज हुआ है कि उसके पास बस वही है। लड़का उससे कहता है कि उसे आइलैंड वापस ले चले और वो उसे पानी में खींच लेती है। वो सोचता है कि वो जीने के लायक नहीं है और पीछे छूटे सभी लोगों से माफी मांगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे ये सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ रहा है। वो और यूनेहे आइलैंड की केव में होते हैं और वो डिसाइड करता है कि अब उसे ये करना ही होगा। वो कहता है कि ये जगह बिल्कुल नहीं बदली है, अब भी पीसफुल और ब्यूटीफुल है। वो कहता है कि काश वो पहले आ गया होता ताकि वो खुलकर बात कर पाते। वो उसे उसके हैप्पी चाइल्डहुड में वापस लाने के लिए थैंक्स करता है। वो उसे हग करता है और कहता है कि अब उसे घर वापस ले चले ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। अपार्टमेंट में वापस आकर उसकी सिस्टर उसे ढूंढती हुई बुलाती है, उसके गायब होने से परेशान होती है। लड़की को एक लेटर मिलता है और वो पढ़कर जानती है कि वो 1 महीने के लिए जा रहा है। वो लेटर देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचती है कि आइलैंड पर उसके ब्रदर के साथ क्या हुआ होगा। वो कहता है कि वो हमेशा से उसका घर देखना चाहता था और मरमेड सरप्राइज्ड हो जाती है। मरमेड कहती है कि उसे अपने फैमिली के बारे में ज्यादा याद नहीं है, बस उसके साथ बिताया फन याद है, लेकिन वो जानता है कि ये झूठ है और उसे अपने चाइल्डहुड का अब्यूज याद आता है।
प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि जो लॉन्गिंग वो फील कर रहा है वही उसे अपने फैमिली की हर डिटेल याद दिला रही है। वो सोचता है कि अगर वो उसे बाहर लाकर पानी ड्रेन कर दे तो क्या होगा। बीच सिर्फ 3 मिनट दूर है और उसे हटाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो जानता है कि वो पहले उसे मार देगी और वो उसे फोर्स से हरा नहीं सकता। 1 महीना गुजर जाता है और वो आइलैंड पर मरमेड के साथ शांत लाइफ जीता है। उसके दिन स्विमिंग और उससे बात करते हुए गुजरते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स से दूर। वो चाहता है कि पानी उसके लंग्स भर दे, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देती। वो डूबना चाहता है, लेकिन यूने उसे मरने नहीं देती। रात को वो घर लौटते हैं और वो उसके साथ रहती है जब तक वो सो ना जाए। 1 महीने बाद वो फिर से उसके साथ खुश फील करने लगता है, लेकिन वो थोड़ी रिजेंटफुल लगती है और वो कहता है कि वो कभी नहीं समझ पाएगी कि वो किससे गुजर कर आया है। वो उसके लिए दुख महसूस करता है और यंग यूनही को अकेले उसका इंतजार करते हुए इमेजिन करता है। लड़का उसे हक करता है और इतने समय तक उसे अकेला छोड़ने के लिए सॉरी बोलता है। वो कहती है कि उसे दुख हुआ कि वो बदल गया और उसके फ्रेंड्स ने उसे हर्ट किया। मरमेड कहती है कि उसे सफर करते देखना नफरत था, क्योंकि वो उसके लिए पूरी दुनिया था। वो सोचता है कि अगर वो आइलैंड छोड़कर न गया होता तो क्या वो वही रहती। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसकी ग्रीड और सेल्फिशनेस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो उसे हक करता है और सोचता है कि उसके बिना वो कभी समझ ही नहीं पाता कि उसके अंदर क्या गलत था। होपलेस सिचुएशन में होने के बावजूद वो उसके पास काम फील करता है। मरमेड नोटिस करती है कि वो सिक लग रहा है और पूछती है कि क्या उसे डिजीनेस फील हो रही है। वो पूछती है कि क्या वो इनफ खाना नहीं लाया और क्या वो स्टार्विंग है। वो एक्सप्लेन करता है कि अब उसे खाना सहन नहीं होता, क्योंकि वो दिन का ज्यादातर टाइम पानी में बिताता है। यूनी कहती है कि अब उन्हें सोल वापस जाना चाहिए, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी वेकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उसे स्कूल लौटना होगा। वो पूछता है कि क्या वो वापस जा सकता है और उसे हैरानी होती है कि वो सोल में रहने के लिए उससे नफरत नहीं कर रही। मरमेड कहती है कि अगर वो बीमार पड़ गया तो उसे ज्यादा बुरा लगेगा। वो उसे पानी से बाहर निकालती है और हक करती है और उसके लिए थैंक्स कहती है कि उसने हाल में उसके लिए जो कुछ किया। लड़का उसकी काइंडनेस से सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि क्या उसने पहले भी ऐसा फील किया था। घर वापस आकर उसकी सिस्टर उसे हक करती है, उसके गायब होने से परेशान होती है। वो पूछती है कि वो कहाँ था और लड़का कहता है कि उसे मत जगाना, क्योंकि वो सोना चाहता है। सिस्टर रोने लगती है और वो कई दिनों तक ऐसे सोता रहता है जैसे मर गया हो। फाइनली पीस में। वेकेशन खत्म होने से 2 दिन पहले वो बाथरूम में मरमेड से बात करता है। वो कहती है कि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है और वो थोड़ा अनईजी होते हुए अग्री कर लेता है। वो कहता है कि उन्होंने सोल में बहुत टाइम बिता लिया है और अब वो कुछ अलग ट्राई करना चाहता है। दोनों बारिश में बाहर निकलते हैं और वो पूछता है कि क्या वो अम्ब्रेला लेगी, लेकिन वो मना कर देती है। वो सोचता है कि परसों से स्कूल शुरू है, लेकिन अब उसका मन नहीं है जाने का। वो पूछता है कि क्या उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए और आइलैंड पर उसके साथ रहना चाहिए, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। मरमेड पूछती है क्यों, और वो कहता है कि यही तो वो चाहती थी कि वो दोनों हमेशा अकेले साथ रहें। वो कहती है कि ये एक ग्रेट आइडिया है, लेकिन उसे अभी फैसला नहीं लेना चाहिए, बस डिस्कस करना चाहिए। तभी अचानक पिंक हेयर वाली लड़की वहां आ जाती है और उसे आवाज देती है, जिससे उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है। वो पूछती है कि वो बारिश में वहां क्या कर रहा है, जिस पर वो अनईजी फील करता है। वो बात बदलते हुए कहता है कि उससे कुछ गिर गया था और वो अब वहां से जा रहा है। लड़की कहती है कि सब लोग सोच रहे थे कि वो कैसा है और वो उसे स्कूल में मिलने आने वाली थी। वो उसके करीब आती है और कहती है कि सब लोग वरीड है, लेकिन वो कहता है कि उसे जाना है। लड़की उसे रोकती है और बताती है कि वो थेरेपी जा रही है और उससे उसे काफी मदद मिली है। वो कहती है कि थेरेपिस्ट ने कहा है कि जो लोग सेम चीज से गुजरे हैं उनके साथ सैडनेस शेयर करना बेहतर होता है। लड़की बताती है कि वो लोग एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए मिल रहे हैं, जिस पर वो रुक जाता है। वो उसे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन तभी उसके पास मरमेड की इमेज दिखाई देती है। वो इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उन्होंने सेम चीज झेली है। लड़का हंसता है और कहता है कि वो इतनी स्टूपिड है कि उसे चुप रहना भी नहीं आता। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ वो उसे घूरता है और लड़की उसकी रिएक्शन समझ नहीं पाती। वो उसे कन्फ्रंट करता है और कहता है कि जब सब कुछ हुआ तब वो सो रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं है। लड़का कहता है कि वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसने क्लोथ्स का बहाना बनाकर उसे बीच ले जाने की कोशिश की। वो उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी वेकेशन खराब कर दी और थेरेपिस्ट होने का घमंड दिखाया। लड़की माफी मांगती है और वो उसे घूरता रहता है, उसके सवाल के जवाब का इंतजार करते हुए। आंखों में आंसू लिए वो मान लेती है कि उसने लाइन क्रॉस कर दी थी और फिर से सॉरी बोलती है। वो मुड़कर चली जाती है और प्रोटैगनिस्ट उसे जाता हुआ देखता रहता है। पानी की एक पडल में मरमेड अपीयर होती है और कहती है कि वो लड़की बहुत हर्ट हुई होगी। वो कहती है कि उसे अच्छा लगा ये देखकर कि वो उसकी कितनी केयर करता है और वो वेट कर सकती है। यूनी उसे कहती है कि वो स्कूल जाता रहे और वो उसका इंतजार कर सकती है। वो उसे याद दिलाती है कि कल से स्कूल शुरू हो रहा है
और पूछती है कि क्या वो वापस जाने के लिए एक्साइटेड है। अचानक डोरबेल बजती है और वो चौंक जाता है, समझ नहीं पाता कौन हो सकता है। वो सोचता है कि शायद अंकल होगा, क्योंकि उस वक्त उसकी सिस्टर घर पर नहीं होती। लड़का मरमेड से वेट करने को कहता है और डोर की तरफ जाता है, थोड़ा एंग्शियस फील करता हुआ। डोर खोलते ही वो अपने फ्रेंड को देखता है, जो कहता है कि उन्हें बात करनी है। वो पूछता है कि उसे पासवर्ड कैसे पता चला, लेकिन फ्रेंड कहता है कि बस बात करनी है। वो साई करता है और कहता है कि उसे चला जाना चाहिए, क्योंकि अब वो बात नहीं करना चाहता। फ्रेंड कहता है कि अभी भी माफी मांगने में देर नहीं हुई है और सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। वो कहता है कि वो उसे अकेले सफर नहीं करने दे सकता। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि फ्रेंड उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जिससे वो स्पीचलेस हो जाता है। फ्रेंड शॉक में होता है और प्रोटैगनिस्ट उसे बाहर निकाल देता है, कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। फ्रेंड जाते हुए पूछता है कि क्या उसने सच में वही मतलब रखा था जो उसने कहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जाने से पहले वो मुड़ता है और कहता है कि उसे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वो बताता है कि उसने पुलिस को उनकी लड़ाई के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे उस पर भरोसा था, लेकिन अब उसे पछतावा होता है और वो सोचता है कि उस दिन सच में क्या हुआ था। मॉकिंग स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसने सच क्यों नहीं बताया। फ्रेंड गुस्से में चला जाता है और प्रोटैगनिस्ट पीछे लड़खड़ा जाता है। वो बाथरूम में जाता है और पूछता है कि क्या मरमेड ने सब कुछ सुना, और वो कहती है कि वो क्रूअल है। फ्रेंड सीढ़ियों से नीचे उतरता है, अभी भी प्रोटैगनिस्ट के बिहेवियर से शॉक्ड होता हुआ। वो सोचता है कि शायद उनके बीच कुछ हुआ है, लेकिन उस ख्याल को झटक देता है। तभी उसे हियंग की सिस्टर सीढ़ियों पर बैठी दिखती है। लड़की पूछती है कि क्या उसने उसके भाई से बात की, और वो उदासी से उसकी तरफ देखता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। सिस्टर पूछती है कि क्या ये सच में सच है, और क्या वो उसके भाई की बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। फ्रेंड पूछता है कि क्या उसके पास फोन है और अपना नंबर सेव कर देता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कॉल कर सके। वो चला जाता है और लड़की अपने भाई और फ्रेंड की चिंता में फोन को देखती रहती है। स्कूल फिर से शुरू होता है और प्रोटैगनिस्ट क्लासरूम में एंटर करता है, खुद को आउट ऑफ प्लेस फील करता हुआ। सब लोग उसे घूरते हैं, क्योंकि उन्हें बीच वाला इंसिडेंट पता होता है। वो अपनी डेस्क पर बैठता है और उसका फ्रेंड पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। वो उसे लंच के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वो पे करेगा रिकनेक्ट करने की कोशिश में, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ झटक देता है और बिना कुछ बोले क्लास से बाहर निकल जाता है। हॉलवे में वो लड़कियों को देखता है और बिना ग्रीट किए उनके पास से निकल जाता है। फ्रेंड सिल्वी से कहता है कि अब उससे बात मत करना, और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। टीचर क्लासरूम में आता है और अटेंडेंस के लिए सबको बैठने को कहता है। वो कंफ्यूज्ड होकर मर चुके फ्रेंड का नाम पुकार देता है, जिससे माहौल भारी हो जाता है। उस दिन के बाद स्कूल में कोई भी प्रोटैगनिस्ट से बात करना बंद कर देता है। 2 हफ्ते बाद वो अपनी सिस्टर से फिर कहता है कि वो कुछ देर के लिए घर से बाहर चली जाए। वो मना कर देती है और पूछती है कि हर बार जब उसे अकेला रहना होता है उसे क्यों जाना पड़ता है। लड़की कहती है कि फ्यूनरल के बाद से वो अजीब बिहेव कर रहा है और उसे उससे डर लग रहा है। वो उसकी प्रोटेस्ट्स और रोने को इग्नोर करके उसे घर से बाहर धक्का दे देता है। लड़का कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है और 4 घंटे बाद आने को कहता है। बाहर वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे स्पेस देना चाहिए। वो रोना बंद करती है और सोचती है कि शायद वो उसकी केयर करते करते थक गया है। लड़की कैफे जाती है और एम्प्लॉई से कंप्लेन करते हैं कि वो सिर्फ बाथरूम यूज करती है। एक एम्प्लॉई उसे कन्फ्रंट करता है और पूछता है कि बिना कुछ खरीदे वो रेस्ट रूम क्यों यूज कर रही है। वो कहता है कि सिर्फ पेइंग कस्टमर्स ही रेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। कस्टमर्स लड़की को पहचान लेते हैं और सोचते हैं कि वो वहां ट्रबल में क्यों है। एम्प्लॉई पूछता है कि क्या उसका कोई घर नहीं है, और बाकी कस्टमर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। अचानक कोई उसे आवाज देता है और वो मुड़कर देखती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाती है। पिंक हेयर वाली लड़की और उसके भाई का फ्रेंड उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाते हैं। सो एम्प्लॉई को कन्फ्रंट करती है और उसे नीचे प्राइवेट बात करने को ले जाती है। वो लड़की को टेबल तक लाते हैं और बताते हैं कि वो उनकी मदद के बारे में बात कर रहे थे। छोटी लड़की रोने लगती है और वो उसे कंफर्ट करते हैं, कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। एक फ्रेंड पूछता है कि हियोंग अचानक इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव करने लगा। सिस्टर कहती है कि वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब मीन हो गया है, और वो ये और उसे बाथरूम भी यूज नहीं करने देता। फ्रेंड रियलाइज करता है कि वो सिर्फ सोल बाय पर नहीं चिल्ला रहा, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई है। वो कहती है कि शायद ये बाथटब की वजह से है और वो सिक नहीं है। लड़की बताती है कि वो टब खाली करने से मना करता है और वार्निंग्स वाले नोट्स छोड़ता है। सब डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उसे कोई मेंटल इशू या ऑब्सेशन तो नहीं है। सिस्टर शॉक होकर पूछती है कि वो किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है। एक लड़की मजाक में कहती है कि शायद वो किसी कल्ट में शामिल हो गया है, जिससे छोटी लड़की डर जाती है। वो कहती है कि वो सच जानना चाहती है और उसे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रेंड कहता है कि उन्होंने बहुत सोचा है और जरूर उसकी चेंज के पीछे कोई वजह है। वो प्रॉमिस करता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, और असली सवाल ये है कि क्या वो वापस आना चाहता है या नहीं। सो वापस आती है और प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर के
लिए ढेर सारी स्वीट्स लाती है। वो बताती है कि एम्प्लॉई ने माफी के तौर पर ये स्वीट्स भेजी है। फ्रेंड मजाक में एक मांगता है, लेकिन सोए कहती है कि ये सारी हाइबिन के लिए है। छोटी लड़की खुशी खुशी खाने लगती है और सब उसे स्माइल के साथ देखते रहते हैं। फ्रेंड सोचता है कि हिबिन के पास इतनी केयर करने वाली